चलें जी। अच्छे जी। दुरूशी पढ़े जी। अच्छा जी, कल हमारी क्लास वन थी। क्लास वन के अंदर हमने ये पढ़ा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है फाइलिंग का। हमारा मतलब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का वो ऑब्जेक्टिव है हमारा फाइलिंग करना। क्या करना जी? फाइलिंग करना। फाइलिंग करने के लिए हमने सेक्शन 4(1) पढ़ा। 4(1) में मतलब उसने सेक्शन 4(1) ने स्कोप हमें बताया। स्कोप क्या बताया? कि टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। हमने कहा टैक्सेबल इनकम क्या है? उसने कहा टोटल इनकम माइनस डिडक्टिबल अलाउंसेस। हमने कहा टोटल इनकम क्या है? उसने कहा सम ऑफ ऑल द हेड्स ऑफ इनकम। हमने कहा हेड्स ऑफ इनकम क्या है? उसने कहा आपकी सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। हमने कहा फिर डिडक्टिबल अलाउंसेस क्या है? उसने कहा अभी के लिए आप कल की क्लास में उसने बताया था कि ज़कात है एंड बच्चों की तालीम के अखराजात है। बच्चों की तालीम के अखराजात के पीछे वर्किंग थी, लेकिन ज़कात स्ट्रेट फॉरवर्ड माइनस हो जाती है किस में से? आपकी टोटल इनकम में से। और आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। जब आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है तो आपका टैक्स भी कम हो जाता है। टैक्स भी कम हो जाता है भाई। गाड़ी छोटी हो तो पेट्रोल भी कम लगता है, ठीक है। तो जब आपका टैक्सेबल इनकम कम होगी तो टैक्स भी कम हो जाएगा। अच्छा जी। फिर हमने थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ा विद होल्डिंग का। विद होल्डिंग में हमने कहा कि हमारे मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस कटते हैं। जो बंदा काटता है उसको विद होल्डिंग टैक्स, टैक्स विद होल्डिंग, मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, लेकिन ये कानून लगता है किसके ऊपर है? पर्सन के ऊपर लगता है। पर्सन में कौन कवर है? इंडिविजुअल, एओपी एंड कंपनी कवर्ड है, ठीक है। फिर हमने कहा रेट्स। रेट्स के ऊपर हम फर्स्ट शेड्यूल में गए। फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट वन में गया, उसके आगे डिवीजन वन में गया, उसके आगे हमने जाके पढ़ा तो दो टेबल थे। एक टेबल था जो बिजनेस वालों के, बिजनेस नहीं कहेंगे, हम कहेंगे प्रॉपर्टी इनकम हो, बिजनेस इनकम हो, आपकी अदर सोर्स इनकम हो, कैपिटल गेन हो, कोई भी हेड हो, सैलरी के अलावा तो लगता है। और एक वो वाला मतलब टेबल था जो सैलरी वालों के ऊपर लगता था, ठीक है, सिर्फ सैलरी इनकम होती थी। तो आज हमने पढ़ना क्या है कि आगे उसको हमने कहा था कि अगर दोनों आ जाए, सैलरी भी आ जाए और अदर मतलब दूसरे वाला भी आ जाए, तो कौन सा टेबल लगेगा? एक वक्त में सिर्फ एक टेबल आपके ऊपर अप्लाई होगा। एक वक्त में सिर्फ सिर्फ एक टेबल अप्लाई होगा। अगर हमने दोनों को देखना होगा तो फिर क्या करेंगे? हम सर आज की क्लास को यहां से कंटिन्यू करते। हम्म, दोबारा से ऑर्डिनेंस खोल लें। आज हम टेबल भी वहां से यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तस्वीर उतार लेते हैं उसकी। सेक्शन नंबर 242 ऑर्डिनेंस जाके किसी ने डाउनलोड किया? कितने लोग हैं जिन्होंने ऑर्डिनेंस डाउनलोड किया है? बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया भाई? वकील साहब क्या मसला है? यार मुझे बताते, लैपटॉप लेके आते, मैं करके देता। आपका काम सिर्फ क्लास लेना है, ऑर्डिनेंस डाउनलोड करना थोड़ी है। कर लो यार, इसमें फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा, अगर आप फायदा लेना चाहें तो। देखो मेरे जी लिए पता है सामने कितना सर, आसान है। कासिम एडवोकेट सर। जी कासिम साहब। सर कैसी रही है सर? काफी है, ठीक है, खैरियत से हैं? मैं तो बाई बेहतरीन। चांस अभी देखा तो मैंने कहा यार बड़ी देर हो गई सर से, मतलब वो सलाम ही अर्ज कर लें। आप तो चलो पुराने जाक स्टूडेंट, हम क्या काफी हो गए जाकल्ला जाकल्ला, वालेकुम सलाम, और सर वालेकुम। आपकी सेहत भी ठीक है सर? खैरियत से हैं शुक्र आप? शुक्र, ठीक है। शुक्रिया, फिर क्लास के बाद करते हैं, ठीक ओके सर। है। अच्छा जी। सर मेरे लिए आसान पता है क्या? यहाँ से रेट निकालना और आपको हाथ में पकड़ा देना कि ये रेट है। लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप खुद निकाल सकें कभी भी। तो आपका जहाँ पे सेक्शन नंबर 242, यहाँ पे 242 है, यानी कि वहाँ पे लॉ आपका ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन है एंड हो रहे हैं। तो वहाँ से आगे क्या स्टार्ट हो जाते हैं? शेड्यूल्स। और शेड्यूल्स में दिस इज द वेरी फर्स्ट शेड्यूल। और उसका आगे शेड्यूल के आगे फिर पार्ट्स होंगे। पार्ट वन होगा, पार्ट टू होगा, पार्ट थ्री होगा। अभी हम कौन सा देख रहे हैं? पार्ट। वो किसके साथ डील करता है और उसके आगे क्या है? और इंटरेस्टिंग इसने कहा इसका ताल्लुक किसके साथ है, रिश्ता?
चैप्टर 2 में उसने कहा था कि मैं बात करूंगा टैक्स लगाने की, वहां पे टैक्स नहीं लगाता। वहां पे टैक्स लगाने की बात करता है, रेट नहीं देता। उसका रेट कहाँ पे देता है? इधर। इधर कहाँ पे? फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। इसमें आए तो ये फर्स्ट, वेरी फर्स्ट उसने रेट किसके लिए दिया? इंडिविजुअल एंड, वही जो हमने कहा था टेबल, ये फर्स्ट वाला टेबल है, ये अगले पेज पे। ठीक है। अगर इसकी हम बात करें तो हम इसकी छोटी सी तस्वीर ले लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, छोटी सी तस्वीर ले लेते हैं। अच्छा, क्यों ले रहा हूँ तस्वीर भाई? ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों का कानून खोलने का दिल नहीं करता, ना करें। उनके लिए हमने यहाँ पे ये रेट तस्वीर बना के पेस्ट कर दी। इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये क्या है? आपका टेबल 1 है। और ये टेबल 1 कब लगता है? जब आपकी कौन हो? ये कोई इंडिविजुअल हो, और इंडिविजुअल की कौन सी इनकम हो? प्रॉपर्टी हो, बिजनेस हो, कैपिटल गेन हो, या फिर अदर सोर्स हो। ठीक है। अगर ये होंगे तो हमारे ऊपर ये वाला टेबल लगेगा। अच्छा, इसको अगर देखने की कोशिश करें तो ये वाला टेबल कल हमने देखा था। ठीक है। इसके साथ कंपैरिजन में हम दूसरा टेबल लगा लेते हैं, दिस वन। अच्छा, कई लोग पूछते हैं सर ये रेड क्यों हुआ हुआ है? मैं कहता हूं ये अभी तब्दीली आई थी, अमेंडमेंट आई थी। जब भी लॉ में आप रेड देखेंगे, आपने कहना कि जो अभी बजट आया था उस बजट में तब्दीली हुई है। पहले कुछ और था। पहले क्या था? पहले अगर हमें देखना होगा तो ये था नीचे लगा हुआ टेबल। ठीक है, ये लिखा हो ना, ये सब्स्टिट्यूट हुआ है, पहले ये था। अब पहले ये था तो इसको छोड़ दें। इसके अकॉर्डिंग तो 25 का रिटर्न फाइल होता है। बात समझ रहे हैं? अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं फिर? 26 का। भाई अभी टेक्सचर कौन सा आ रहा है? 26। अभी हमने अभी रिटर्न कौन सी फाइल करनी है? 26 की रिटर्न फाइल करनी है। यहाँ पे हम इसको भी टेबल नंबर 2। यहाँ पे सर क्या है? यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट करते हैं। तो इसका भी थोड़ा सा साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि एक हम देख सकें। चला गया कंट्रोल बाय। अच्छा सर, ये वाला टेबल है। इस टेबल में और ऊपर वाले टेबल में जब आप कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन करने से पता चलेगा कि यहाँ पे रेट क्या है, थोड़े से कम है। और ये टेबल कब लगेगा? व्हेन यू हैव ओनली सैलरी इनकम। अच्छा, अब हम एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं खुद से। सिनेरियो नंबर 3, बाकी सिनेरियो 1 ही बनेगा। सिनेरियो 1, हम पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल टैक्सेशन। हम क्या पढ़ रहे हैं? हमने एओपी की भी बात नहीं करनी। जब हम इंडिविजुअल की बात करेंगे, इंसानों की बात करेंगे, तो दोनों टेबल्स में से एक वक्त में या टेबल 1 लगेगा या टेबल, हालांकि पांचों हेड्स आ जाएंगे। यानी कि हमने तो कहा था सैलरी आएगा तो नीचे वाला, बाकी कोई भी सोर्स आएगा तो ऊपर वाला, बाकी कोई भी सोर्स आएगा तो ऊपर वाला। तो याद रखें कि हम अभी ये करते हैं कि जो सिनेरियो एक क्रिएट करते हैं उसके अंदर क्या करते हैं? पांचों हेड्स हम शामिल करते हैं। हम क्या करते हैं? एक इंडिविजुअल है और उसके कितने सोर्स हैं? 5। लीजिए जी, हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। सैलरी हम अब थोड़ी सी लाखों में लिखेंगे ताकि उधर पोर्टल पे समझ भी सकें। कल तो टोटल करना था, आज टैक्स को देखना है, तो टैक्स 6 लाख से ऊपर ही होता है ताकि हम उसको क्या कर सकें, समझ सकें। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, बल्कि यहाँ पे मैं इसको सिनेरियोज कर देता हूँ, सिनेरियोज। ठीक है। और यहाँ पे हम करते हैं केस 1, केस 2।
केसरी। 4 सिनेरियोज कर लेते हैं। एक पे करते हैं, फर्स्ट वाले पे। सैलरी आ रही है और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है, तो टोटल बनेगा 12 लाख। दूसरे केस में, दूसरे केस में हम लोग बिजनेस लगा देते हैं 12 लाख, और बाकी कुछ भी नहीं है। तीसरे केस में 6 लाख, 6 लाख, मैं कोई डिडक्टिबल अलाउंस नहीं अभी कंसिडर कर रहा, सिर्फ टैक्सेबल इनकम को बराबर रखे हुए हूँ। नजर आ रहा है ना, समझ भी आ रहा है। केस नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ पे हम ये कर देते हैं, 10 लाख, 2 लाख, 0, 0। एक और केस बना लेते हैं। परेशान तो नहीं हो रहा, क्या कर रहा है, पोर्टल पे समझ आएगी आपको। केस नंबर 5। 2 यहाँ कर देते हैं और 10 यहाँ कर देते हैं। यानी कि मैंने अब आपको साबित करना है कि इनकम सेम रहेगी, टैक्स कभी टेबल 1 लग रहा होगा, कभी 2 लग रहा होगा। उसको हम समझेंगे, फिर दोबारा टेबलों को एक दफा दोबारा जाके समझेंगे। एक्सेल हम अपना पोर्टल पे चले गए जी। वालेकुम सलाम भाई, ऑनलाइन वालों को सबको इकट्ठा मिला के वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी। CTA स्टैंड फॉर, अपने स्टाफ से पूछिएगा, सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम इसको पुरानी रिटर्न को एडिट कर रहे हैं। तो फर्स्टली अगर हमने देखना हो कि हमारे इस फॉर्म के ऊपर क्या क्या कुछ आ रहा है, किस वाले पोर्शन पे, आज थोड़ा सा इन सिनेरियो को डिस्कस करने से पहले, मजीद मैं उधर जाके करूंगा। हम बोलते होते हैं रिटर्न, क्या बोलते होते हैं? पहले तो रिटर्न का लफ्जी मतलब समझ लें कि रिटर्न का मतलब ऐसे होता क्या है। वापसी, किस चीज की वापसी? आपने किसी को उधार दिया हुआ उसकी वापसी, आपने कोई और चीज या कोई पेमेंट की हुई है, ठीक है, आप वापस मांग रहे हैं, ठीक है। तो सरकार को हमने किस चीज की पेमेंट करनी होती है? टैक्स देते हैं ना, हमें उससे टैक्स वापस चाहिए। यस। कैसे? हमें अच्छी एजुकेशन के लिए बेहतरीन किस्म की यूनिवर्सिटियां चाहिए, जो कितनी अच्छी हैं आप जानते हैं कि उनसे डिग्री लेने के बाद भी, लॉ करने के बाद भी कितना टैक्स खा देते हैं, आपको पता है। अच्छा, वहां से IT में डिग्री लेने के बाद आप दोबारा से किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाके इंटर्नशिप करनी पड़ती है। खैर, वो एक अलग प्रैक्टिकल इशू है। एजुकेशन के लिए अच्छी यूनिवर्सिटियां बना दो, आल दोनों बना दी हैं काफ़ी सारी। नंबर 2, अच्छे हॉस्पिटल्स हों। नंबर 3, आपकी पुलिस अच्छी सर्विसेज आपको दे, आपकी जुडिशरी अच्छी हो। मतलब जो गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है आपको, वो क्या दे रही होती है गवर्नमेंट? आपको रिटर्न दे रही होती है। किस चीज़ का? टैक्स की मद में। अच्छा, हमने ये सुना होगा फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। उसमें होता क्या कि जिसने टैक्स दिया उसके लिए फैसिलिटी है, जिसने टैक्स नहीं दिया वो अलग बात है। जो टैक्स देते हैं वो तो इलाज ही कहीं और जाके करवा लेते हैं, तो गरीबों के लिए हॉस्पिटल होते हैं। लेकिन फिर भी रिटर्न का जो लफ्जी मतलब है वो आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा। अब रिटर्न में ये होता है प्रैक्टिकली, रिटर्न का मतलब जैसे बाहर चले जाएं आप, अनएम्प्लॉयड हो गया तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, आप अल्लाह ना करे डिसेबल हो गया तो डिसेबिलिटी का अलाउंस। यानी कि फॉरेन कंट्रीज में जो वो अलाउंसेज हैं, आपने 2 बच्चे पैदा किए तो चाइल्ड अलाउंस, 3 किए तो और अलाउंस, ठीक है। तो मुख्तलिफ किस्म के मामला हैं। अब इसमें ये था लफ्जी मतलब, अब इसको एक दफ़ा के लिए इग्नोर कर दें।
एक दफा के लिए इसको इग्नोर कर दें। अब हम चलते हैं किस चीज के ऊपर। अब हम चलते हैं कि लॉ में आपका जो पोर्टल है, उसने अल्लाह की मेहरबानी से आपके लिए, उसको पता था कि आप रिटर्न मांगोगे उनसे, उन्होंने वर्ड क्या यूज किया है? नजर आ रहा है? नहीं आ रहा? कोई और कलर कर लेते हैं। नजर आया? डेक्लरेशन। अभी भी नहीं आया तो फिर आप देख लो, दिस वन। इस पे क्लिक करके रिटर्न ओपन करते हैं। हम रिटर्न ओपन करनी सीखेंगे, लेकिन पोर्टल पे वर्ड क्या यूज हुआ है? मैंने कहा ये क्या होता है? उसने कहा भाई इसका मतलब होता है टू, यानी कि आप बताओगे। मैंने कहा क्या बताऊंगा? उन्होंने कहा कि आप हमें बताएंगे कि आपकी इनकम क्या है, कितने हेड से आती है, आपकी फॉरेन इनकम क्या है, आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम क्या। कई लोग कहते हैं सर ये सोर्स हेड्स नहीं है। मैं कहता हूँ ये हेड्स नहीं है, ये सोर्स ऑफ इनकम है। ये सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन हेड्स ऑफ इनकम के अंदर कवर्ड है, क्योंकि लॉ में हमने देख लिया हेड्स में तो सिर्फ 5 हेड्स हैं। इसको लॉ पता क्या बोलता है? 114। इसके लिए क्या वर्ड यूज करता है? बल्कि ये नीचे वाला भी साथ अटैच कर ले, इसके ऊपर टैक्स कितना बनता है ये हम देखेंगे। इसको लॉ बोलता है रिटर्न। इसको क्या बोलता है? और ये जो नीचे वाला एरिया है, ओ भाई मोहतरमा स्क्रीन प्रेजेंट करने लग गया हो। जो नीचे वाला एरिया है ये है आपका वेल्थ स्टेटमेंट। ये क्या है? दोनों में फर्क क्या है? इसमें सर आपकी इनकम्स आती हैं सारी, इसके अंदर आपके नहीं। इसके अंदर आपके टैक्सेस जो कटे हुए होते हैं वो आते हैं। इसमें आपके डिडक्टिबल अलाउंसेस आते हैं। इसमें आपके टैक्स क्रेडिट्स आते हैं। ये अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? 116 में क्या आता है? पर्सनल खर्चे, पर्सनल एसेट्स, रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन क्या अभी हमने देखी नहीं, हमें पता ही नहीं है। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो इन दोनों को मिला के, 114 और 116 को मिला के वर्ड यूज क्या आता है किसका? डेक्लरेशन का। किसका? डेक्लरेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न प्लस वेल्थ स्टेटमेंट। ठीक है। अब सर देखना हो कि हमारे रिटर्न में क्या लिखा हुआ है। 114 में क्या लिखा हुआ है, तो हम टैक्स चार्जेबल पे क्लिक करते हैं। कहाँ पे क्लिक करते हैं जी? टैक्स चार्जेबल के ऊपर। ठीक है। यहाँ पे जाके आपने हमेशा कंप्यूटेशन के ऊपर क्लिक करना है। जब कंप्यूटेशन पे क्लिक करेंगे, आपने जो भी ऊपर इनकम लिखी होंगी सारी की सारी नीचे इनकम आ जाएंगी। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? यहाँ पे सारी की सारी इनकम आ जाएंगी। अच्छा, कई लोग कहते हैं सर ये मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं इसको सबमिट नहीं करता तो एफबीआर को पता चलेगा? कोई पता नहीं चलेगा। जैसे ये, जैसे आप किसी को गालियों वाला मैसेज या कोई और अच्छा मैसेज रात को लिखते लिखते फिर रुक जाते हैं, फिर नहीं भेजते, तो बिल्कुल इस तरह से ये ड्राफ्ट है, डिलीट कर दिया, कुछ भी नहीं होगा। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अच्छा जी। अब चलो हम दोबारा से, मैं आपके साथ रिटर्न खोलता हूँ। रिटर्न खोलना होता है तो फिर कैसे खोलते हैं? सर यहाँ पे आपने जाना है नॉर्मल रिटर्न पे। किस पे? यहाँ पे आप क्लिक करते हैं। अच्छा, ये आसानी के लिए उसने बैन रख दिया, इसको यहाँ से भी हम क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे ओरिजिनल पे जाके यहाँ पे ये नॉर्मल रिटर्न लिखा हुआ है, यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन उसने इसको क्या कर दिया है? बैन रख दिया है। हम इसके ऊपर कहाँ पे क्लिक करेंगे जी? यहाँ पे जो ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे पहले अच्छा ये पूछेगा। अच्छा ये क्यों पूछ रहा है? आपके केस में नहीं पूछेगा। अच्छा क्यों नहीं पूछेगा? और मेरे केस में क्यों पूछ रहा है? उसको पता है कि मुझे ज़्यादा टैक्स आता है, इसलिए मुझे पूछ रहा है। ये समझाऊंगा कि आगे इसकी क्या वजह है। ठीक है। ये भी मैंने नाम लिखा है। अच्छा ये नाम लिखा है तो ऊपर ये पोर्टल किसका है? मेरा पर्सनल है। अच्छा इसमें मैं रिटर्न किसकी ओपन कर रहा हूँ दिखाता हूँ आपको। ये रिटर्न किसकी ओपन हुई है? आपने तवज्जो फरमानी है। किसकी? अभी भी देख लो बाहर पोर्टल जो होगा, लॉग आउट, इसको मैं एक दफ़ा सेव कर देता हूँ। सेव कर दिया मैंने, अब ड्राफ्ट में चला जाएगा। क्लोज करता हूँ।
परेशान हुए हैं कि नहीं हुए? अच्छा, आपको बताता चलूं, ये बात भी आपको इस स्टेप के बाद, केसेस के बाद बताता हूँ, ये सिनेरियोज जो है हमारे। इसका सादा सा मतलब ये है कि मेरी जो फैमिली है, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, उनको मैं बजाय के हर बंदे को, मैं एक मिसाल देता हूँ, आप एक काम करो कि मिसाल के तौर पे सिर्फ समझाने के लिए, आपका एक ये क्लाइंट है नंबर 1, एक क्लाइंट है नंबर 2, अच्छा ये नाम है उनके, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, अच्छा उसके अलावा ये कोई आपका फैमिली मेम्बर है, ठीक है, मुख्तलिफ लोगों को, और ये 6। आप चाहते हैं ये मेरा लॉगिन है, ये आप हैं। मैं हर दफ़ा इसकी टर्न भरनी होती है तो इसका लॉगिन खोलता हूँ, इसकी टर्न भरनी होती है इसका खोलता हूँ, इसकी टर्न भरनी होती है इसका खोलता हूँ, इसकी लॉगिन रन करनी होती है भरनी होती है इसका खोलता हूँ, इसकी टर्न भरनी होती है इसका खोला जाता है लॉगिन, इसकी भरनी होती है इसका खोला जाता है लॉगिन। ठीक है। अच्छा, अब एक और अजाब आ गया कि 60 दिन के बाद ना, अगर आपने पासवर्ड तब्दील नहीं किया तो वो हमें दोबारा से बंदे को मैसेज जाता है, कोड जाता है, एफबीआर का पोर्टल उसको डिलीट कर देता है, मतलब पासवर्ड को हमें दोबारा से रीसेट करना पड़ता है। कोई ऐसा जादू हो कि ये भी मेरे पोर्टल में आ जाए, ये भी 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 आ जाए, तो मैं अपना ही पोर्टल खोलूँ और लोग रिटर्न भरनी शुरू करूँ। तो जब मैं रिटर्न भरने लगता हूँ तो मुझसे पूछता है कि किसकी रिटर्न भरना चाह रहे हो। ये थोड़ा सा वो केस था, इसको करना कैसे वो हम देख लेंगे, ठीक है। ये बात समझ आई है कि उसने मुझे पूछा था नाम बताओ, मैं अपना नाम भी लिख सकता था, मैं अपने किसी रिश्तेदार का भी नाम लिख सकता था, मैं अपने किसी क्लाइंट का भी नाम लिख सकता था, तो मैंने एक क्लाइंट का नाम लिख दिया। बात को समझिए। तो इसको भी हम समझेंगे कि इसको ऐड ऑन कैसे करना। अभी टेक्स्ट चार्जर पे जाके दोबारा से हम देखते हैं कि यार इस रिटर्न में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें इसका विद होल्डिंग इनकम टैक्स आ रहा है, यानी कि इसका कुछ भी नहीं है। मैंने आपके सामने रिटर्न ओपन किया, इसका कोई टैक्स कटा हुआ है। अब विद होल्डिंग में विद होल्डिंग इनकम टैक्स लिखा हुआ है। कल बताया था आपको इसको क्या बोलते हैं, विद होल्डिंग। अब विद होल्डिंग कितनी तरह की होती है, आज ये थोड़ा सा समझ लें। थोड़ा सा, जैसे इंसान होते हैं, इंसान की किस्में होती हैं, अच्छे लोग, बुरे लोग, घटिया लोग, बहुत ही घटिया लोग और बहुत ही अच्छे लोग। इस तरह से विद होल्डिंग की भी किस्में। अच्छा, कोई अच्छी विद होल्डिंग भी होगी, कोई दरमियानी भी होगी, कोई घटिया भी होगी। अच्छा, क्या मतलब है उसको हम समझ लेंगे। फर्क अभी नहीं डिस्कस कर रहे हम, लेकिन आज समझ रहे हैं कि अच्छा इंसान किसको कहते हैं, बुरा इंसान किसको कहते हैं। मैंने कहा यार इंसानों की आज 2 किस्में हैं, या 3 किस्में हैं, 4 किस्में हैं। लेकिन टैक्स वाले ने कहा कि आपकी एक विद होल्डिंग क्या होती है, एक होती है फाइनल फिक्स, ये दूसरी किस्म है। और तीसरी किस्म कौन सी है? अच्छा, ये आगे एवरेज का कोई कंसेप्ट नहीं है, रेलिवेंट का कोई कंसेप्ट नहीं है, रिड्यूस का कोई कंसेप्ट नहीं है। 3 किस्में है, कौन सी? एडजस्टेबल, फाइनल, मिनिमम। कानून पूरा छान लेना, यही मिलेंगी। अच्छा, अब इस रिटर्न में तो उसने मिनिमम और फाइनल को क्या लिख दिया है, इकट्ठा। ये रिटर्न कौन सा, 2024 का, किसका है? मैं इसको सेव करता हूँ, मैं 25 का खोलता हूँ, इसी बंदे का। अभी देखिएगा, मैं वैसे अपना नाम लिखूं तो यहाँ पे मेरा अपना ये मुख्तलिफ किस्म के क्लाइंट्स वो दिखा रहा है, जो बी, जिनमें BAS आ रहा है नाम में। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा जी। अगर उसकी रिटर्न खुली क्यों है, पहले तो ये बता दो कि उसकी रिटर्न वो सबमिट नहीं हुई थी। और 2024 की उस बंदे की रिटर्न सबमिट हुई होती तो रिटर्न ओपन ना होती। बात को समझ रहे हैं? ओपन इसलिए हो गई है कि उसकी रिटर्न सबमिटेड नहीं है। अब मैं रिटर्न ओपन करता हूँ 2025 की, कंटिन्यू करता हूँ। लो जी, कंटिन्यू किया, ये मानो शक्ल आ गई उर्दू लैंग्वेज में। सबसे पहले तो इसकी जुबान बदल लें, यहाँ पे क्लिक करके, फिर यहाँ पे क्लिक किया, अंग्रेजी। उर्दू में कह रहा है जो कोई लिखा हुआ है फारिग हो जाएगा, मैंने अभी कुछ भी नहीं लिखा तो कर दो फारिग। ठीक है, ये शक्ल आ गई तो उसने कल वाली मेरी बात को रिपीट किया। उसने कहा क्या आपको इल्म है कि जो टैक्स ईयर 2025 है, ये स्टार्ट जुलाई में होता है और एंड कहाँ पे जाके होता है, 30 जून पे। और यहाँ से हमें ये सबूत मिल गया कि जून के साथ 2025 है, तो इसको क्या बोल रहा है वो। अब ये देखते सर, आपको आसान लग रहा है, लेकिन ये बात चूंकि आपने मेरे साथ समझ ली हुई है,
कहता है एक चीज बताता चलूं, अगली बात, डेडलाइन। इसकी फाइलिंग की, फाइल करने की डेट क्या है? इसको फाइल करने की डेट क्या है? अब हम यहां से नहीं देखेंगे, वो सिनेरियो मुझे याद है, वो बताने हैं मैंने, ठीक है, भूल नहीं जाना। क्योंकि मैंने इससे फिर वो दूसरी रिटर्न खोलनी है, फिर लेके जाना है। अच्छा जी, डेडलाइन देखनी हो तो इसका मतलब ये है कि फाइलिंग करने की डेट क्या है। आपको बताता चलूं कि आपका जो सेक्शन 118 है एंड सब सेक्शन 1 है, ये आपको बताता है, वो केस वहीं पे ही है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग। क्या बताता है? कब रिटर्न फाइल करनी है, कब तक रिटर्न फाइल करनी है। कितने किस्म के लोग होते हैं जी टैक्स पेयर? तीन तरह का होता है भाई। दो किन के हैं? वो नया कानून बना लें अपना अलहदा से। हमारे टैक्स पेयर तीन होते हैं, तीन किस्म के होते हैं। कौन कौन होता है जी? मैं टैक्स पेयर की बात कर रहा हूँ मैडम, मैं विद होल्डिंग की बात नहीं कर रहा। मैं टैक्स पेयर की बात कर रहा हूँ। टैक्स पेयर तीन तरह के होते हैं, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी। विद होल्डिंग भी तीन तरह की होती है। अभी विद होल्डिंग को मैंने समझाया नहीं कि भाई, मैं अभी फॉर्म खोलता हूँ फिर दोबारा दिखाता हूँ कि अगले टर्म में उसको अल्लाह ने अकल दी तो उसने फाइनल और मिनिमम को इकट्ठा नहीं किया, उसकी तीन हेडिंग बना दी। मेरी बात समझ रहे हैं? हम पिछली क्लासेस में हमेशा से ये कहते आए हैं, लेकिन इस दफा उसने हमारा लेक्चर सुन लिया, उसको समझ आ गया कि नहीं, तीन होती हैं, ठीक है तीन ही, लेकिन उसने दो इकट्ठी कर दी थी, गुटमिट कर दी थी। अच्छा, हम किसका पार्ट है? सेक्शन 118 एक ने कहा कि इंडिविजुअल ने, आप बात कीजिएगा कि टैक्स ईयर 2025 की, किसकी? ये स्टार्ट कब हुआ था? 24 में कि 23 में? 24 में, शाबाश। एंड कब होगा? 2025 पे। अब यहाँ पे आपने ये समझना है, अगर यहाँ पे शुरू होगा और यहाँ पर एंड होगा, तो क्या आपको आखिरी दिन, क्या जब बिजली का बिल आता है वो कहते हैं आज ही पे करना है? भाई आप हंस रहे हो, ये बातें मसाले ना दो तो आपको आधा समझ ही नहीं आना। अच्छा जी, जिस दिन आपको रीडिंग होती है, बिल उसके बाद आता है और पेमेंट उसके बाद की डेट होती है। बिल्कुल इस तरह से जब आपका ईयर एंड हुआ तो आपको फौरन कह दिया जाएगा चलो रिटर्न फाइल करो, आज आखिरी तारीख है। आपको कुछ टाइम दिया जाएगा। इंडिविजुअल के केस में आपको टाइम दिया जाएगा 90 दिन का। 90 दिन कहना गलत है, मैं ये कहूँगा क्योंकि जुलाई 31 का होता है, आगे अगस्त भी 31 का होता है, आगे 30 का होता है, आगे कितने का होता है, सितंबर 30 का होता है। तो कितने दिन का आपको मोहलत दी जाती है? 92 दिन का, 92 डेज का टाइम दिया जाता है। यानी कि आपके लिए ड्यू डेट होती है 30 सितंबर 2025। ये कहाँ पे लिखा गया है? सेक्शन नंबर कितनी डेट है जी? 30 सितंबर 2025। यहां तक रिटर्न फाइल करनी थी, बात कहाँ पे लिखी हुई थी? 118 वन के अंदर। ये कौन सा ईयर था? 2025 का था। यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है? ये तो मैंने आपसे पूछा है ना, क्यों बढ़ाया है? अच्छा, सुने 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 सुने, ये लिखा हुआ था लॉ में। लॉ के किस सेक्शन में? 118 सब सेक्शन 1 के अंदर। जिस बंदे ने पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा, जिसे ना पढ़ना हो ना पढ़िएगा। अच्छा, अब एफबीआर ने देखा अपने रिकॉर्ड में, उसने कहा यार रिटर्नें तो आनी चाहिए थी, फर्ज करें 40 लाख रिटर्नें सबमिट होनी चाहिए थी, अभी 30 लाख रिटर्नें आई हैं। तो जैसे वो नहीं कहते डिस्काउंट चल रहा है, खवातीन वो जनाबे वाला भले वो
40 रुपए की चीज हो, 80 रुपए लगा के 50% कर दें ऑफ। खवातीन पागल होकर लगी होती हैं, ठीक है, ओ ले 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 ले। अब एफबीआर ये जानबूझ के, ये समझो कि ये भी माइंड गेम है। 30 तारीख आखिरी थी, उसने कहा अगर हमने डेट एक्सटेंड ना की तो बाकी लोग रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, बल्कि उल्टा 1000 रुपए में कितने लोग जुर्माना देंगे, मतलब जुर्माने की बात नहीं है, लोग कहेंगे हम तो लेट फाइलर हो जाएंगे, लेट फाइलर को अभी हम समझते हैं। तो वो कहते हैं कि माइंड गेम रखते हैं, हम कहते हैं अच्छा 15 दिन का टाइम है, जल्दी जल्दी कर लो। फिर दोबारा से 15 दिन का टाइम है, जल्दी जल्दी कर लो। मेरी बात को समझ रहे हैं? Yes, sir. अच्छा, एफबीआर क्या करता है, फनकारी लगाता है एक, और वो फनकारी के लिए उसके पास लॉ में ताकत मौजूद है, उसके पास पावर मौजूद है। सेक्शन नंबर 214 ए, वहां पे एफबीआर को पावर दी गई है कि दे कैन एक्सटेंड द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। अच्छा, इसको देखने के लिए हम चलते हैं गूगल शरीफ पे, ठीक है। बाकी गूगल पे क्यों, ऑर्डिनेंस हमने डाउनलोड किया हुआ है। हम चलते हैं किस सेक्शन में, 214 ए में। तो इसको फिर आपने पढ़ लेना है, मैंने कंसेप्ट दे दिया है। लेकिन मैं आपको इस तरह से नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल देता हूँ। हम चलते हैं एफबीआर की वेबसाइट पे। इस दफा जब 30 सितंबर थी, उस दिन उन्होंने रात को एक डॉक्यूमेंट जारी किया, और उन्होंने डेट को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। अब उस डॉक्यूमेंट को हम देखते हैं। उस डॉक्यूमेंट को देखना हो तो हम कहाँ पे चलते हैं, वो एफबीआर का एक सर्कुलर आया, क्या आया, सर्कुलर आया। एफबीआर के जो मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स इशू होते हैं, उसमें एक डॉक्यूमेंट क्या होता है, सर्कुलर। सर्कुलर के जरिए, अच्छा बेसिकली सर्कुलर क्या होता है, सेक्शन नंबर 206 वो बताता है कि एफबीआर का कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि किसी सेक्शन की इंटरप्रिटेशन दे, क्या दे, INTRPRTATION, यही है, इंटरप्रिटेशन दे। उन्होंने इंटरप्रिटेशन क्या दी, उन्होंने कहा जो कुछ 118 में लिखा हुआ है हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली बात सेक्शन 206 में लिखी हुई है कि सर्कुलर होता क्या है, पढ़ लीजिएगा। वो कहेगा कानून के मकसद को अचीव करने के लिए, कानून के मकसद क्या है, टैक्स इकट्ठा करना। तो ये भी एक कानून का मकसद था कि ड्यू डेट को थोड़ा सा आगे करके और टैक्स इकट्ठा कर लेते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? क्या किया उन्होंने जी, उन्होंने ये किया, ऑर्डर सर्कुलर पे जाते हैं, इनकम टैक्स पार्ट है तो इनकम टैक्स सर्कुलर पे जाते हैं। यहाँ पर हम जाते हैं, ये 30/9 को आखिरी डेट थी, ठीक है। क्लिक किया, क्या लिखा जी, सबसे पहले ये जी गवर्नमेंट पाकिस्तान फलाना फलाना फलाना, इसका एक नंबर है सर्कुलर का, ठीक है, सर्कुलर नंबर कौन सा है, 4/2025 26। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इनको अब ये 25-26 नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये 25-26 क्यों कह रहा है। अच्छा, इधर भी तो आपके जैसे लोग बैठे हुए हैं जिनको लॉ, कई लोगों को नहीं आता। ये कानून में हम देख के आए हैं, लेकिन मैं चलो अदबन फिर भी कह दूं कि इन्होंने फॉलो किया भी है, फर्ज करो कि इन्होंने ईयर को फॉलो कर लिया। तो भाईजान ईयर 25-26 है, ये तो लॉ में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। इसको फिर लिखते हैं सर्कुलर नंबर ऑफ फॉर टैक्स ईयर 2000, कौन सा, चलो जो कोई लिखा हुआ टैक्स नहीं, मैडम 26 आ गया। ये डेट अब कौन सा ईयर चल रहा है, 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। नहीं नहीं, उसको छोड़ दें। ये किस टैक्स ईयर में सर्कुलर आया है, 26 में आया है, क्योंकि 1 जुलाई को 2026 स्टार्ट हो चुका है। हमने इसको स्टार्टिंग को नहीं देखना, हमने देखना है एंड कहाँ पे ईयर हो रहा है। लेकिन जो कोई लिखा हुआ है भाई, लब भाई, सही लिखा हुआ है। पहले कौन सा कानून में मुल्क है, मुल्क के अंदर कोई कानून है, जो कोई लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है। ये सर्कुलर इशू हुआ किसकी तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, रेवेन्यू डिवीजन, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इनलैंड रेवेन्यू। और इसको साइन किया सदफ एहसान है, सेक्रेटरी हैं, ठीक है। IR होता है इनलैंड रेवेन्यू, एफबीआर के डिपार्टमेंट को कहा जाता है, ठीक है। ऑपरेशन की बंदी हैं, किस दिन साइन करती हैं, 30 सितंबर को। इंटरेस्टिंगली आखिरी दिन भी ये सांस बंद करके रखते हैं आपका, और रात को कहीं 12 बजे के जाके करीब जाके करते हैं, पता है, ताकि लोग खौफ खौफ में जल्दी जल्दी रिटर्न फाइल करें, 12 बजे के करीब जाके। और इससे इस साल नहीं, इससे पिछले साल तो उन्होंने 12 बजे के 5 मिनट में खबर आई थी कि एक्सटेंड हो गई डेट। क्योंकि जब तक ये नहीं आता ना, हमें लोग बेचते रहते हैं फेक,
हम उस पर एतबार नहीं करते, हम इनकी वेबसाइट पे जब तक आके देख ना लें हमें यकीन नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हैं? वो अप्रूवल के बाद इनकी वेबसाइट पे ना आ जाए, हम कहते हैं उधर से किसी बंदे ने फनकारी कर दी। हो सकता है कोई फेक बना के दे दे। क्या लिखा हुआ है? उन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जो हमारे पास कहाँ पे हैं, ये कौन कह रही हैं? सदफ कह रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट पाकिस्तान के उस पर सर्कुलर में, गजट में कह रही हैं। कहते हैं वो शक्तियां जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन में दी गई हैं। द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सदफ खुद से नहीं कह रही हैं, वो कहती है बोर्ड की, वो ये समझो ये सिर्फ साइन करने वाली, इज प्लीज टू कम्युनिकेट दैट द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द टैक्स ईयर फॉर द पर्सन्स, नॉट पर्सन, persons who were required to file their return by is extended to in view of, बड़ी सारी रिक्वेस्टें, बड़ी सारी फरमाइशें में आई ट्रेड बॉडी की तरफ से, टैक्स पेयर की तरफ से, एंड टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से। ये इन्होंने जनरल इन्होंने बना के रखा हुआ है, बस इसी को लगाते हैं, घुगी मारते हैं और अपलोड कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ सर कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है इसके जरिए, ये डॉक्यूमेंट जारी कब हुआ? आखिरी दिन को, कोई रात में। तो एफबीआर क्या कर सकता है? डेट को, ड्यू डेट को एक्सटेंड कर सकता है। जब उसने एक्सटेंड कर दिया, उसने कर दिया क्या? 15 अक्टूबर कर दिया। फिर वो देखता रहा कि मैं देखता हूँ कि असर लोग हमारे साथ क्या करते हैं। जब उसने जाकर 15 तारीख को देखा फिर भी रिटर्नें ज़्यादा नहीं फाइल हुई, फिर उसने कहा यार थोड़ा सा और टाइम दे देते हैं। फिर उसने क्या किया? 15 अक्टूबर को दोबारा से वही सेम लेटर कॉपी पेस्ट किया, वही वर्डिंग छापी, वही खातून है, और उन्होंने क्या कर दिया, इसको डेट को 31 अक्टूबर कर दिया तकरीबन। कम से कम एक महीना तो एक्सटेंड होता है, इकट्ठा नहीं करते, थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, हर दफा एक्सटेंड हो रहा हो। एक दफा इमरान खान साहब के दौर में आई स्टिल रिमेंबर कि 15 दिसंबर तक किया था। पहले एक दफा एक्सटेंड महीने के लिए किया, फिर महीने के लिए किया, फिर 15 दिन के लिए किया। ठीक है, तो होता रहता है। ठीक है, इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है मैक्सिमम फाइलिंग लोग करें। ठीक है ना? लेकिन ये अच्छा ये नहीं कहते दो महीने की भी कठी एक्सटेंशन हो सकती है, ताकि लोग 15 दिन में जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ रिटर्न और आ जाए। फिर 15 दिन डिस्काउंट की फ्लाइन डेट है, फिर डिस्काउंट की फ्लाइन डेट है। बात समझ रहे हैं? ये सेम तरीका कार है। यहाँ पे फिर उन्होंने पोर्टल पे डेट क्या कर दी है? 31 अक्टूबर कर दिया। जब 31 अक्टूबर कर दिया है, तो अब ये तो पूरी जनता के लिए थी, मेरे लिए थी, मेरे लिए भी थी। लेकिन मेरा दिल करता है कि यार मुझे और डेट दी जाए, मुझे और एक्सटेंशन दी जाए, मुझे मजीद एक्सटेंशन चाहिए। क्यों चाहिए? मैं डाटा इकट्ठा नहीं हुआ व्हाट्सएवर, मैं भी डेट को एक्सटेंड करवा सकता हूँ। ये तो थी पूरी पब्लिक के लिए, पूरी पब्लिक के लिए थी। तो मैं स्पेसिफिक एक्सटेंशन चाहता हूँ। एक खास आदमी उठ के आके कह रहा है कि सर मुझे एक्सटेंशन चाहिए। उसके लिए हम जाएंगे सर सेक्शन नंबर 119 सब सेक्शन 1 में। अच्छा एक चीज बताऊंगा आपको, इसको कॉपी पेस्ट कर लो। बात समझ रहे? ड्यू डेट इनके लिए सेम है, फिर एक्सटेंड इनके लिए हुई, ये दोनों के लिए सेम थी, फिर दोनों के लिए उसने एक्सटेंड कर दी, फिर दोनों के लिए उसने दोबारा से एक्सटेंशन की। ये फर्स्ट एक्सटेंशन हुई, फिर सेकंड एक्सटेंशन हुई। मेरी बात समझ रहे हैं? ये फर्स्ट टाइम एक्सटेंशन आई और ये सेकंड टाइम। फिर उसने इसी सेक्शन की शक्तियों का इस्तेमाल किया। अच्छा इसमें शक्तियों की वो बेतहाशा पावर है, जितने दिन मर्जी एक्सटेंड कर दें। मेरी बात समझ रहे हैं? ये वो लेटर निकालते हैं जिसके जरिए वकील साहब कौन मैसेज कर रहे हैं, वो भाईजान है, कौन है, क्लाइंट है। ओ यार एक तो तुम्हारे क्लाइंट बहुत ज्यादा हैं। कितनी डेट हो गई जी? 31 अक्टूबर। यहाँ पे बैठे हो, मैंने कहा मैं रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मैं मसरूफ हूँ, मेरे पास डाटा नहीं है, मैं बीमार था, मैं पाकिस्तान में मौजूद नहीं था। यानी कि कुछ रीजंस, रीजंस कहाँ पे दी गई? यहाँ पे 119(1) में, 119(1) में है कि यू कैन सीक एक्सटेंशन
और यहाँ पे 119(3) है, उसमें लिखा हुआ है कि कौन सी तकलीफ है कि आप एक्सटेंशन लेना चाहते हो। उसमें वही है, आप बीमार होंगे, आप पाकिस्तान में मौजूद नहीं होंगे। यहाँ पे क्या दी गई आपको रीजंस, आप कोई भी माकूल वजह पेश कर दें। वहां पे एक आखिरी पॉइंट क्या है, माकूल वजह, रीजनेबल कॉज। तो बड़े सा लोग ये कहते हैं कि ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस, वो यही होता है स्टैंडर्ड। वो और इंटरेस्टिंगली वो बना के देता है, एक लाइन लिखी होती है, सिस्टम बनी होती है, जब आखिरी डेट होती है ना, हम एक्सटेंशन पे जाके अप्लाई कैसे करना है ये बताया जाएगा। एक्सटेंशन पे जाते हैं, ऐसे क्लिक करते हैं, जब क्लिक करते हैं एक्सटेंशन चली जाती है, और वो भी उधर बैठा हुआ अल्लाह का वली कट्ठी बड़ी सारी एक्सटेंशन को कट्ठा सेलेक्ट करता है कट्ठा, और अप्रूव कर देता है। लेकिन एक बात याद रखें, ये एक्सटेंशन आपने अप्लाई करनी है किस दिन, 31 अक्टूबर को। अच्छा फर्ज करो 15 अक्टूबर को मुझे लग रहा था ये आखिरी डेट है, एक्सटेंड नहीं होगी, मुझे 15 को एक्सटेंशन अप्लाई करनी है। एफबीआई ने सबको एक्सटेंशन दे दी, तो मेरी एप्लीकेशन जैसे गई ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? समझो कि मैंने एप्लीकेशन दी ही नहीं है, दे भी दी है तो वो काउंट ही नहीं होगी। अच्छा मैंने एक्सटेंशन फाइल की, अगले दिन एक्सटेंशन आ गई, मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? तो मेरे लिए ये एक्सटेंशन जो आई, इसकी कोई भी अहमियत है, लेकिन मेरी एप्लीकेशन की कोई अहमियत नहीं है। अब जब अगली उसने एक्सटेंशन दे दी, तो मेरे लिए भी ऑटो एक्सटेंशन जो सबके लिए हो, मेरे लिए भी है। आगे क्या हुआ, आगे एफबीआई ने नहीं दी, यहाँ पे आखिरी डेट पे बैठे हुए मैंने अप्लाई कर दिया, उसने मुझे 15 दिन की और एक्सटेंशन दे दी। कब तक की? 15 नवंबर की। तो अब मेरे लिए ड्यू डेट क्या काउंट होगी, 15 नवंबर होगी मेरे लिए। मेरे लिए ड्यू डेट अब 31 अक्टूबर नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे मोहलत मिल गई है, मेरी एप्लीकेशन क्या हो गई है, अप्रूव हो गया। वो सारी एप्लीकेशन इकट्ठी सेलेक्ट करता है, अप्रूव कर देता है। फर्ज करो कि मैं 25 अक्टूबर को एप्लीकेशन दे दूं, मैं कहूं कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए, मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। वो कहेगा तुम कितने दुनिया के नालायक आदमी हो, अभी तो 31 अक्टूबर आखिरी है, अभी 5 दिन पड़े हुए हैं, और आप 5 दिन पहले एक्सटेंशन मांग रहे हो। मेरी बात समझ रहे हैं? एक्सटेंशन आपकी हमेशा रिजेक्ट हो जाएगी अगर आप ड्यू डेट से पहले मांगेंगे, और ड्यू डेट गुजर गई तो फिर एक्सटेंशन है। और जैसे फरौन, जब अल्लाह ताला उसको गर्क करने लगा, तो वो उस वक्त ईमान लाने की उसने कोशिश की, लेकिन उस वक्त माफी कबूल है नहीं हुई। डेट गुजर गई तो एक्सटेंशन है नहीं है। ठीक है, हम इसको भी डिलीट कर रहे हैं, और ये एक्सटेंशन आप मजीद ले सकते हैं, कैसे ले रहे हैं इसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आपकी ड्यू डेट का यहां से मुझे थोड़ा सा हुआ कि बता देना चाहिए। ये मुद्दा आपका क्लियर हो गया। अभी इसके आगे और कंसेप्ट भी है कि ड्यू डेट हो गई, ड्यू डेट से लेट हो गए। अच्छा उसके बाद अगर आज बैठे हुए 24 की रिटर्न फाइल करनी है, 1000 रुपये का चालान जमा कराना, वो सारा कुछ होगा। ठीक है, लेकिन अब आपको ड्यू डेट हर साल की एक होती है, वो क्या होती है, जो लॉ में फिक्स हुई है वो। अगर एफबीआर एक्सटेंड कर दे तो वो, या हम एक्सटेंशन ले लें तो वो। हम तभी ले सकते हैं अगर हम उस डेट पर खड़े हुए। मैं आज कहूं कि मैं एक्सटेंशन लेना चाहता हूं, जो डेट गुजर गई है, हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक है सर, भाई आपको समझ आ रही है? अच्छा, पॉसिबल है कि एक्सटेंशन अप्लाई की है और अप्रूव नहीं हुई। यस पॉसिबल है। आपने 25 अक्टूबर को एक्सटेंशन फाइल की, सर बिल्कुल अप्रूव होगी, बिल्कुल अप्रूव होगी। ठीक है, और ये जनरल सब लोग के लिए 15 दिन की एक्सटेंशन अप्रूव हो जाती है। 11:59 पे अप्लाई करें, मैं तो कहूँगा 11:50 पे अप्लाई करें। आप फर्ज करो सुबह मॉर्निंग में अप्लाई करते हैं, तो कहता है कितना नालायक आदमी है, ऐसी एक्सटेंशन रिजेक्शन में रखी हो। कहता है कि पूरा दिन पड़ा हुआ था, हम लोग ड्राफ्ट में बना के रख लेते हैं, तकरीबन इस टाइम या इसके बाद हम 10-11 बजे, जब तक हमें वो, समटाइम ये भी होता है कि शायद याद आ रही है, हमें ऑफिस से पता चल जाता है, हम फिर भी 11:50 पे, 55 पे, इवन 10 बजे फाइल कर देते हैं। पता है क्यों? हम कहते हैं हो सकता है कि एक्सटेंशन ना आए, हो सकता है जिसने सोर्स ने सही इन्फॉर्मेशन ना दी हो। बात समझ रहे हैं? तो हमने आखिरी दिन जितना लेट है वो फाइल करें, वो दिखा देंगे, कब कर देंगे, डोंट वरी एट ऑल। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, वे डू यू टैक्स, वर यू अ टैक्स रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025? यानी कि ये जो टैक्स ईयर है, भाई अभी आंसर करूंगा
एंड पे करूंगा, थोड़ा सा सब्र कर लो, मुझे सुन लो। क्या आप, अभी मैं रिटर्न ओपन करने की बातें कर रहा हूँ, अभी तो रिटर्न, असल ये सारी कार्रवाई हो रही है रिटर्न ओपन करने की, और रास्ते में जो जो चीज आती जा रही है हम उसको कवर करते जा रहे हैं, लॉक लिंक करते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रहे कि इंडिविजुअल और एओपी के लिए, दोनों के लिए सेम है। ऑनलाइन में आवाज तो आ रही है ना भाई, समझ भी आ रही है? जब आ रही है समझ आ आ रही जाए है। तो बता देना। अच्छा जी। अच्छा जी, गो हेड है, हेड भी हो रही है। अच्छा जी, अब एक बात समझे, वो ये समझे कि आपका जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है टैक्स रेजिडेंट। क्या? एक बंदा एक वक्त में पूरी दुनिया के अंदर किसी एक कंट्री में रेजिडेंट हो सकता है, टैक्स रेजिडेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? टैक्स, एक वर्ड यूज होता है टैक्स रेजिडेंसी, ये पूरी दुनिया का कॉमन कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या है, उसको भी हम देख लेते हैं। एक होता है रेजिडेंट, और दूसरा कौन सा होता है? नॉन रेजिडेंट। बल्कि इसको हम यहाँ पे कर देते हैं, एक को यहाँ कर देते हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर, सीरियल को भी छोड़, अच्छा, सोर्स ऑफ इनकम। सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि ये रेजिडेंट कौन होता है। इसको, जो रेजिडेंट होता है वो तो हमें समझ आ जाएगी, जो रेजिडेंट नहीं होगा वो क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट। यानी कि एक अच्छा आदमी होता है, जो अच्छा आदमी नहीं होता वो बुरा आदमी होता है। तो जो रेजिडेंट होता है वो हम समझ लेंगे, जो रेजिडेंट में कवर नहीं होगा वो क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। तो लॉस है आपके लिए मामलात, पोर्टल पे उसने लिख के दे दिए। क्या कहता है? आप रेजिडेंट का, अच्छा, रेजिडेंट का ताल्लुक कभी भी आपकी नेशनैलिटी पे नहीं है। ये ऐसा टैक्स लॉ ऐसा है जो कहता है टैक्स में मतलब किसी भी किस्म का बंदा हो, वो बाहर से कोई अमेरिकन आके पाकिस्तान में रह लेना, और इन शरात में से एनी को पूरा कर दे, एनी को, किसी एक शर्त को भी, तो क्या बन जाएगा? टैक्स रेजिडेंट बन जाएगा, ये रेजिडेंट बन जाएगा। टैक्स के एतबार से क्या बन जाएगा? रेजिडेंट बन जाएगा, ठीक है। यू बार, अब वो बंदा, हम बात करते हैं आखिर वो क्रिकेट टीम का कोच कौन है भाई? क्या नाम है? कौन सा माइक माइक? है। चलो जी, मैंने जब लास्ट टाइम मैं जानता था वो ये वाला था, उसके बाद क्रिकेट फौत हो गई थी। वैसे ही फौत हुई है, लेकिन वैसे मिकी ऑर्थर था जब, जो भी है स्पेलिंग भी इसको ठीक कर लेना। जो मिकी ऑर्थर था, मिकी ऑर्थर को पाकिस्तान वगैरह में रहता था, और उसकी बदकिस्मती कि अगर वो किसी साल के अंदर पाकिस्तान में कितने दिन रह लेता, या फिर उससे ज्यादा, तो वो क्या बन जाता है? तो फिर उसको तो छोड़ दें, तो हम क्या हैं? सारे लोग, हम लोग क्या हैं? रेजिडेंट हैं। अच्छा, मुझे कई लोग पूछते हैं सर ये कैसे वो चेक करेगा 183 दिन। मैंने कहा भाई मिक्की आर्थर के पास एक पासपोर्ट है, जब वो आता है स्टैंप लगती है, जब आता है तो, अब वो कानून को कितना फॉलो कर रहा है मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन टैक्स का लॉ उसके बारे में क्या कहता है मैं वो बता सकता हूँ। वो उसको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट कि लॉ क्या कहता है उसके बारे में। लॉ कहता है मिकी ऑर्थर वर प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर एन एग्रीगेट ऑफ 183 डेज और मोर ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, तो ही शैल बी कंसिडर्ड एज ए, इसका क्या होगा पढ़ लेते हैं, पहले हम रेजिडेंट को समझें। अच्छा, दूसरी बात, यू वर एन एम्प्लॉय ऑफ और ऑफिशियल, एम्प्लॉय हो या क्या हो, किसके हो, या फिर आप पाकिस्तान में मौजूद नहीं हो, आपको पोस्ट कर दिया गया कहाँ पे?
आप जिस साल पाकिस्तान से बाहर रहोगे फिर भी आप क्या हो? टैक्स रेजिडेंट। टैक्स रेजिडेंट। ठीक हो गया सर? आगे, यू आर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। आपको पता है कि हमारा कानून है जिसका नाम है सिटीजनशिप एक्ट 1975। उसमें लिखा होगा सिटीजन कौन होता है, वो आप पढ़ लेना। आप सिटीजन हो, मैं और आप क्या हैं? सिटीजन है। उस कानून के अकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या हैं? सिटीजन है। यू आर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हु वाज नॉट प्रेजेंट इन एनी ऑफ द अदर कंट्री। आपकी दूसरे कंट्री के अंदर क्या नहीं है? 182 दिन या उससे ज़्यादा नहीं रहते। क्योंकि अगर किसी भी कंट्री में आप जाके 182 दिन से ज़्यादा रह लेंगे तो आप उस कंट्री में, मतलब यहाँ पे हमारे 183 दिन है तो इंटरनेशनल कानून के 182 दिन, तो आप क्या बन जाते हैं? उस कंट्री के रेजिडेंट बन जाते हैं। यानी कि ये कॉमन कंसेप्ट है। आप यूके का पढ़ लो, आप कनाडा का पढ़ लो, आप इंग्लैंड का पढ़ लो, आप जनाबे वाला सऊदीया का पढ़ लो, कोई भी रेजिडेंट का कंसेप्ट इन्हीं दिनों पे है। तो अगर आप पाकिस्तान में रेजिडेंट नहीं है तो फिर आपने क्या किया? आपने सोचा यार, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। आप एक कंट्री में गए, आपने 183 दिन रह लिया, और दूसरी कंट्री में जाकर रह लिया 182 दिन। तो यहाँ पे आप रेजिडेंट है और इस कंट्री के अकॉर्डिंग क्या है? अच्छा, ये क्यों तवज्जो दे रहा हूँ आपको समझाऊंगा। ये जो आप बाहर से पैसा आ गया, बाहर से ये हो गया, तो उस चीज़ को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रेजिडेंट और यहाँ पे नॉन रेजिडेंट। आपने कहा सर किसी कंट्री के अंदर भी रेजिडेंट नहीं बनना। मैंने कहा कोई क्या जादू है? आपने कहा एक मुल्क के अंदर 150 दिन, दूसरे मुल्क के अंदर भी 150 दिन, फिर तीसरे मुल्क के अंदर जो बाकी दिन बच गया, ठीक है, दोनों में से 365 में से कितने हो गए? 365 दिन एक कंट्री के अंदर जाके 365 लगा रहा हूँ। आपने कहा बनाओ रेजिडेंट किसी कंट्री का, पूरी दुनिया में रेजिडेंट नहीं हूँ। उन्होंने कहा भाई बेवकूफ़ नहीं बनाना हमें। कोई भी बंदा पूरी दुनिया के अंदर, मतलब ऐसा नहीं कि नॉन रेजिडेंट हो, एक वक्त में किसी कंट्री का रेजिडेंट हो। मैंने कहा कैसे मुझे पकड़ा जाएगा? उन्होंने कहा हम कानून में डालेंगे, जब पकड़ेंगे बाद की बाद में देखी जाएगी कैसे आपको पकड़ा जाएगा, लेकिन आप कानून में लिख दिया कि आप क्या हो। मैंने कहा कैसे? नहीं सिटीजन नहीं, रेजिडेंट, ये रेजिडेंट की पॉइंट है, कैसे? उसने कहा पाकिस्तान के बशिंदे हो, क्या हो? पाकिस्तान के सिटीजन हो, आप किसी भी पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में 182 दिन नहीं रहते, ठीक है, ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, और वन नॉट रेजिडेंट टैक्स इन एनी अदर कंट्री, और किसी और दूसरी कंट्री में भी रेजिडेंट नहीं हो। आप पाकिस्तान में 150 दिन रहो, दुबई में 150 दिन रहो, सऊदीया में 165 दिन रहो, तो आप पाकिस्तान के अंदर क्या हो? अच्छा। क्योंकि आप किसी दूसरी कंट्री में रेजिडेंट नहीं हो। यानी कि उन्होंने इस पॉइंट को घुमा के क्या किया कि जितने भी पाकिस्तानी होंगे, अगर वो कोई फनकारी करने की कोशिश करेंगे, ये भी उनको किसी शाने बंदे ने पूरी दुनिया से, उन्होंने वैसे किसी ने बताया कि पूरी दुनिया में ऐसे होता है, उन्होंने भी अपने कानून में डाल दिया। पहले ये दो पॉइंट होते थे, कभी लॉ को, पुराने लॉ को पढ़ेंगे तो ये दो पॉइंट नजर आएंगे। आज ये आपको तीन पॉइंट नजर आएंगे। लेकिन अब रेजिडेंट का मतलब क्या है? कि आपको ये रेजिडेंट का मतलब समझ आ गया? और आप किसी दूसरी कंट्री में रेजिडेंट है तो यहाँ पे क्या बन जाएगी? नॉन रेजिडेंट। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है कि आप पाकिस्तान में 183 दिन नहीं भी रहते, लेकिन पूरी दुनिया में किसी मुल्क में 182 दिन नहीं रहते, पाकिस्तान में क्या है? रेजिडेंट है। अब रेजिडेंट के ऊपर क्या होगा हम समझ लेते हैं, इसको थ्योरी मत समझिएगा, ये बुनियादें हैं, ठीक है। मैंने कहा यस आई एम द रेजिडेंट। कहता है कंटिन्यू करो। कंटिन्यू किया तो कहता है आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है? अच्छा, ये अब इसने ना अजीब किस्म के बनाए हैं, अपनी मर्जी से बनाए हैं, लेकिन ये भी लॉ का हिस्सा बना दिया गया। अभी उन्होंने पिछले दिनों में जब सर्कुलर जारी किया तो ये वाला जो फॉर्म है ना अजीबो गरीब किस्म का, अब यहाँ पे सैलरी है, पेंशन है, प्रॉपर्टी है, पेमेंट फॉर सर्विसेज है, ट्रेडर्स हैं, प्रॉफिट ऑन डिविडेंड, आपको वो हेड्स की तरह नजर नहीं आ रहा है, ये इसने अपनी मर्जी को खिचड़ी बना दी है। हाँ मधुबन, फिर भी इसको देख लेते हैं, ठीक है, कि ये हेड्स हैं। वो कहते हैं हमारे खबरों के मुताबिक, हमारे इल्म के मुताबिक आपको ये वाली इनकम हुई है। इस पूरी अंग्रेजी का मतलब ये है कि हमें लगता है, हमारे इल्म में है, हम जानते हैं कि आपको साल में क्या इनकम हुई है। मैंने कहा तुम लोग को कैसे पता है, तुम लोग कैसे समझदार हो गए? उसने कहा कल ही तो बताया था कि विद होल्डिंग होती है। मैंने कहा हाँ। उसने कहा विद होल्डिंग में जो बंदा आपका टैक्स काटता है? मैंने कहा बिल्कुल काटता है। वो कहता उसने जमा करवा दिया। मैंने कहा करवा दिया। कहता उसने जमा करवा दिया तो हमें पता चल गया कि आपकी इनकम है, वहां से पता चल गया। मैंने कहा आज किस चीज का पता चला है? उन्होंने कहा हमें पता किस चीज का चला है, प्रॉफिट ऑन है, इसके सामने एक टिक लगा हुआ है, बाकी किसी के सामने टिक नहीं लगा हुआ। यानी कि प्रॉफिट, यानी कि इस बंदे को बैंक से क्या आया है? अभी बस समझाने के लिए कि उनको कैसे पता चला है, ये एक वजह है, ये एक तरीका है। अच्छा, अब इसमें उसने कहा अच्छा ये जो ऊपर लिख दिया है? मैंने कहा जी लिख दिया है। कहता है इसके अलावा कहीं और से इनकम आई है? मैंने कहा हाँ और इनकम आई है कैपिटल गेन से, फर्ज करें। कहता आई है। तो कहता है यहाँ पे क्लिक करो, यस पे। यहाँ पे कहाँ पे क्लिक करो?
यस पे। मैंने सर यहाँ पे यस पे क्लिक कर दिया, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर दिया। उसने वो कहा कि जो को लिखा हुआ है बाढ़ में चला जाएगा। मैंने कहा चला जाए। तो ये आपका फॉर्म आ गया, और हम इसी फॉर्म को यूज करेंगे, कोई इनकम हो या ना हो। अच्छा, ये कैसे ओपन किया? मैं दोबारा से ओपन करूंगा, 2025 वाला नॉर्मल टर्न। हम बहुत पड़ गई, रिफ्रेश करते हैं। कभी कभी सो भी जाता है, जैसे आपको क्लास में नींद आ जाती है। बोर तो नहीं हुआ अभी तक? अंग्रेजी यस, रेजिडेंट यस, कंटिन्यू यस, कोई और सोर्स है यस। ये सब कुछ कहता नए पेज पे चला जाऊंगा, मैंने कहा चले जाओ। मुबारक हो, ये फॉर्म तो अब आपको खोलना आ जाना चाहिए। लेकिन मैं इस फॉर्म पे क्यों लेके आया हूँ? टैक्स चार्जर पे क्लिक करते हैं। अब उसने भी आपकी तरह टैक्स समझ लिया। अब फिर भी लेकिन उसको किसी ने गलत बता दिया कि ये वाला पॉइंट अभी भी डालने की जरूरत नहीं थी। एडजस्टेबल, फाइनल फिक्स एंड मिनिमम। ये 2025 में आके उसको किसी बंदे ने समझा दिया कि भाई जो आप चीज़ों को मिक्स कर रहे हो, इन दोनों को कचरा बना रहे हो। उस रिटर्न में तो ये चारों कटे की हुई थी, ये सारा कुछ। अब उसको आके क्या आ गई? अकल आ गई। चलो खैर, इसकी अकल को हम सीधा करते हैं। हम अपने वो केसेस जहाँ से क्लास स्टार्ट की थी वहां से, चूंकि मुझे पता है कि आप इंतजार करना कि वो कब बढ़ाएंगे जो लिखा था पहले, तो मैं उस पर आ गया। ठीक है, उस पर जब आए, ऑनलाइन में भाई नींद तो नहीं आई आप लोग को? ऑनलाइन वालों, नहीं नहीं सर। पक्की बात है? देख लो। नहीं सर, नहीं नो सर। सर, आज मोस्ट वेलकम सर। अच्छा गुड। चलो यार, बर्दाश्त कर लेना। मुझे आज मेरा स्टाफ आके कहता है सर पहली क्लास में थोड़ा ख्याल कर लिया करें, आप पहले दो क्लासों में रगड़ देते हैं, बाद में रगड़ा करें, फीस लेनी होती है। मैं फिर भागता है, शुरू में भाग जाए। मैंने कहा हमने पढ़ाना है, सिखाना है, सिखा के भेजना है। मैंने कहा ये हमारी कोर्स में जैसे जज अपनी मनवाता है यार, ये क्लास हमारी अपनी है, इसमें हमारे एसओपीज हैं। जैसे मुल्क 3 लोग का, उनके अपने कवानीन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जी। लेट्स प्रोसीड। अब हम अपने उस मामले को, उस सिनेरियो को समझते हैं। कौन से मामले को, कौन से सिनेरियो को, उन केसेस को, कौन से वाले हैं। अब इस पे रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के ऊपर आगे नहीं गया। जाऊंगा तो आप लोग जो ऑलरेडी आपका दिमाग आधा पक चुका है, क्योंकि मेरा अपना एक पढ़ाने का तरीका है, तो अब मैं वापस लेके जाता हूँ ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाए, क्योंकि थ्योरी काफी होगी। केस नंबर 1, कितनी सैलरी जी? कॉपी कर ली। सैलरी को ऊपर जाके एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक किया, नहीं नजर आ रहा? एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक किया, उसका आगे एक और बटन खोल दिया उसने, सैलरी। मैंने कहा सैलरी पे क्लिक कर देते हैं। जो ही खोला, अच्छा पोर्टल पे इतना कुछ है, हम इसके लिए पूरी एक केस स्टडी, 2 केस स्टडी करेंगे। फिर हमें ये समझ भी आ जाएगा। अभी मैंने सैलरी नहीं बढ़ा रहा, अभी मैं बढ़ाने लगा हूँ रेट। तो जिन्होंने सैलरी का पूछा तो उनको जवाब नहीं मिलेगा। वो जब सैलरी बढ़ाऊंगा तब जवाब दूंगा। अभी हम समझने लगे हैं कि रेट कौन सा लगेगा, टेबल ये वाला लगेगा या फिर टेबल है, या दोनों में से एक ही लगना है। अच्छा, इन केसेस में कभी एक लगेगा, कभी दूसरा लगेगा। तो आज का पूरी क्लास का एजेंडा ये है कि इन रेट्स को समझना। ठीक है, सैलरी को कॉपी करते हैं जी। सैलरी को कॉपी करते हैं, यहां पे पुट कर दिया, कैलकुलेट कर दिया। टैक्स चार्ज पे जाना है, कंप्यूटेशन पे चले जाना है। कोई डिडक्टिव अलाउंस नहीं, कोई कुछ नहीं। यही क्या बन गई? नहीं भाई, इनकम नहीं, टोटल इनकम। यही क्या बन गई? और यही क्या बन गई? टैक्स कितना बन रहा है? लो जी, कॉपी कर लेते हैं इसको। इस केस में जो रेट लगे हैं, इस केस में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सैलरी वाला रेट, और ये मैं लिख देता हूँ अदर वाला। ठीक है,
ये लगा, ये नहीं लगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? अच्छा, दूसरे सिनेरियो में अब टैक्सेबल, ये क्या है टैक्सेबल इनकम, क्या टैक्सेबल इनकम में कोई फर्क आया है? क्या टैक्सेबल इनकम में सिनेरियो वन से सिनेरियो टू में जाए कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। हम क्या करते हैं? 6 लाख। क्या चीज है? पहले 6 लाख जो है, जी जी उसमें जी तो टैक्स नहीं होता। जी जी। तो ये जो टैक्सेबल इनकम है, ये 6 लाख नहीं होनी चाहिए? नहीं, एक मिनट एक मिनट, इनका ये कहना है। ओ, लो जी, अभी तो मैं बोला भी नहीं। रुक जाए, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। हम पढ़ने सीखने और समझने आए हैं। इनका सवाल ये है कि 6 लाख यहाँ पे लिखे हैं, 12 लाख क्यों लिखा है? मैंने कहा जितनी हम समझदार हैं, टेक्नोलॉजी उससे ज्यादा समझदार है। हम इस चीज को समझने के लिए नहीं मेरा पॉइंट। कोई मसला नहीं सर। सर छोड़ दें, छोड़ दें, अपनी बातों को छोड़ दें। अभी मैं सर आपके लिए बैठा हूं, आप हमें परेशान होंगे, वो मेरा काम है ना। अभी सिर्फ सैली वाली थी ना, ये तो पक्की बात है कि सैली वाला टेबल लगेगा, ये तो मानते हैं ना। टेबल टू कौन सा, ये वाला? लेकिन नहीं, ये तो 26 वाला है। रिटर्न कौन सा वाला है? तो उसका टेबल कहाँ पे पड़ा हुआ है? ये। और कई लोगों को ये देखने में परेशानी होती है। चलो उसका भी एक जादू दे देता हूँ। उसका भी एक जादू है हमारे पास। एफबीआर की वेबसाइट पे जाओ, आप ऑर्डिनेंस पे क्लिक करो, दोबारा से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे क्लिक करो। ये जिस पे 25 है 26 के लिए यूज होता है, जिस पे 24 है 25 के लिए यूज होता है। अगेन इस पे भी 24 है, लेकिन फॉलो इसके रेट होंगे चूंकि बाद में जो है। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये कौन सा है? 25 का। इसको क्लिक कर लें, इसमें रेट देखते हैं। 242, 242 आ गया। इसमें भी टेबल टू वहीं पे है। यकीन करो कि अब आप कहेंगे कि वाकई हम सही समझ रहे हैं। ये टेबल आ गया, ये है। पहले तो आप अपने कैलकुलेटर निकालें, अपने मोबाइल निकालें, पहली दफा आपको इजाजत दे रहा हूं, खुद निकालें। देखिए इसका टैक्स बनता कितना है, ऑनलाइन वाला भी निकालें भाई। 6 पे टैक्स नहीं है। 6 पे कितना टैक्स होगा? 6 पे टैक्स है नहीं। ऊपर वाले 6 पे कितना होगा? 30,000 होगा। 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग, यही है सर। 60,000 होगा। मेरा दिल तो कर रहा है कि वैसे कि इसको खुदा के बंदो इसको पढ़ो। ये क्या लिखा हुआ है? पढ़ो। 30,000 हो रहा है। 30,000। नहीं सर, 30,000 ही होगा। अल्लाह के बंदो, पहले 6 पे टैक्स है ही नहीं, जीरो। पहले एडिशनल 6 पे लगेगा। एडिशनल 6 पे कितना? दोबारा अच्छा देखना कैसे 5%, होता है, सुनो 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 30,000। सुनो 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 सुनो। देखना इस तरह से होता है भाईजान। और सोने कल पर्स भूल गए थे, आज क्लास भूल रहे हो हैं। चंदा आपको कह रहा हूँ, मैं देख लो, मुझे भाई ये भी पता है तो पर्स भूल के गए हो। अच्छा आगे बात करते हैं। हमारी इनकम कितनी है जी? बारह तो लाख आपने हर टेबल में देखना, आपने देखना है कि आप किस स्लैब में आएंगे। इसमें आओगे, इसमें आओगे, इसमें आओगे, किस में आओगे? इसमें आएंगे। जब इसमें आएंगे, इसमें क्या लिखा हुआ तो जो वेयर द टैक्स इनकम एक्सीड 6 लाख बट डज नॉट एक्सीड है। हमने ये डिटरमिन कर लिया कि हमारी टैक्सेबल इनकम इस स्लैब में आती है। ठीक हो गया। फिर हमने अपना देखना है कि हमारा टैक्स कितना होगा। उसने कहा जी इस पे आ जाओ। हम इस पे आए, तो इसके सामने स्लैब क्या लिखा हुआ है? तो आप ही समझे सर ये क्या हुआ। अच्छा इसको भी छोड़ दें। अब मैं एक अगले लम्हे में सिर्फ समझाने के लिए इनकम करता हूँ 22 लाख। कितनी कर देता हूँ? 22 लाख कर देता हूँ। तो जो फरमानी है आपने बड़ी, तो जो 22 में से 6 लाख के ऊपर टैक्स इस साइड पे लिखता हूँ, 6 लाख के ऊपर टैक्स है जीरो। अगला जो 6 लाख है, 6 लाख तक तो है ही नहीं ना। 6 लाख, 6 से 12 के दरमियान कितना टैक्स है? तो यहाँ पे पहले 6 था, अब फिर कितना हो गया? 6, कितना हो गया? 12।
आगे कितने पैसे रह गए 22 में से? 10 लाख। 10 लाख पे कितना टैक्स है? 15%। कितना बनता है? 1.5 लाख बनता है। यानी कि इस इनकम पे ये टैक्स है, इस इनकम पे ये टैक्स है, इस इनकम पे ये टैक्स है। लेकिन ऐसे निकाला नहीं जाता, ऐसे कैलकुलेटर। हम सिर्फ अपने स्लैब को देखते हैं, उस स्लैब में देखते हैं कि उसमें सिर्फ इस 10 लाख की बात हो रही है। इस स्लैब पूरे में तवज्जो से पढ़ो आंखें खोल के, तो सिर्फ 10 लाख की बात हो रही है। तो ये पिछला 12 लाख कहाँ गया? वो दो स्लैब्स के अंदर था। उन 12 लाख के ऊपर टैक्स मान कितना आ रहा था? यहाँ 0, यहाँ 30। वो टैक्स उसने कहाँ पे दे दिया? खुद बना के दे दिया। मेरी बात समझ रहे हैं जी? किसी को परेशानी नहीं? तो भाई यहाँ पे जब आप पोर्टल पे जाओगे, आप इसमें देखें, अगर आपका टैक्स की अमाउंट कितनी है, टैक्सेबल इनकम की 12 लाख है, तो कितना टैक्स बनेगा? तो भाई यहाँ पे जाके देखो, इसको मैंने तो नहीं बताया आके, इसको यकीन करो पहले ही पता है कि टैक्स 30 बनता है। अब 22 करके देख लो, सिर्फ समझाने के लिए। मैंने सिनेरियो वही करूंगा, लेकिन पहले 22 देख लो, आपको यकीन आ जाएगा कि सर ने ठीक कहा है। एग्रीड? अच्छा जी। लेट्स गो अहेड। हम अब केस नंबर 2 पे जा रहे हैं। किस पे? केस नंबर 2 पे। उसके अंदर 12 लाख सैलरी के बजाय हमने क्या इनकम लिखी थी? बिजनेस इनकम लिखी है। कौन सी? बिजनेस के खर्चे गए बाढ़ में। हम सिर्फ सिर्फ कंसेप्ट को समझने वाले हैं कि अगर 12 लाख हमारी इनकम हो, कोई खर्चे नहीं, या सिर्फ कह लो 12 लाख खर्चों के बाद प्रॉफिट है, ये भी तो कह सकते हैं ना। हमारा 12 लाख है। कहाँ पे लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं? अभी ये हम रिटर्न नहीं सीख रहे हैं, हम अगेन कंप्यूटेशन सीख रहे हैं, सिनेरियो सीख रहे हैं कि कौन सा टेबल लगेगा। जब यहाँ पे आए, टैक्स चार्ज पे आए, कंप्यूटेशन पे आए, अब क्या हो गया? अब आपके ऊपर टेबल नंबर 1 लग गया। शाबाश। यहाँ पे सैलरी वाला नहीं लगा। तो जो फरमाए, जेब कतरों से होशियार रहे हैं। देखें, टैक्सेबल इनकम पे कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपके हेड चेंज होने की वजह से टैक्स के रेट के अंदर क्या हो गया है? फर्क आ गया। और ये कैसे बना है? क्योंकि मैं ये बड़ी खुशी से दिखा सकता हूँ, मुझे पता है क्या, ये वाला रेट अभी भी और पिछले साल भी सेम थे। रेट देखो कितना बनता है, इसको कंपेयर कर लो। तो 90,000 90,000 ही बनता है। चलो थोड़ा सा और गिदड़ सिंगी करते हैं, और आगे चलते हैं। कितना कितना कर दें? 6-6 कर दें। मैं आपको अभी बताता हूँ, 6-6 करने से भी यही आएगा। वो भी करेंगे डिस्कस। वो आज आप समझना चाहती है, मैंने रोका हुआ है उसको, बड़ी स्पीड से रोका हुआ है। अच्छा, इसमें भी यही बनेगा। 6-6 में करके देख लीजिएगा, ये आपने घर जाके करना है। केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या हमने करना है? 10। और यहां पे कितना करना है? कंप्यूटेशन पे जाके देखें। 10 और, तो टैक्स कितना मार रहा है? सैलरी वाला अब एक वक्त में दोनों टेबल नहीं लग रहे हैं, या सैलरी या दूसरा। यहाँ पे फिर क्या हो गया? और यहाँ 0 था। यहाँ पे क्या है जी? 30 है। यहाँ पे फिर यही सिनेरियो हो जाएगा, करके देख लीजिएगा। दिखा देता हूँ, आपको यकीन नहीं आता है तो मेरी बातों पे। जो इनकम ज्यादा हो, इनकम ज्यादा वापस। नहीं, अभी ज्यादा पे नहीं जाना, अभी नहीं ज्यादा पे। हम इसके लिए कुछ थ्रेशोल्ड है। हम मैं एक और सिनेरियो करके बताता हूँ, बस 1 मिनट रुकें, 1 मिनट रुक जाएं।
ये हमने 2 कर दिया था, और ये कितना कर दिया था? नब्बे। एक और केस कर लेते हैं। सर जी केस 4 फिर से एक्सप्लेन कर दें प्लीज। हाँ जी। केस 4 फिर से एक्सप्लेन कर दें प्लीज। केस 4 में एक्सप्लेन क्या करना है भाई, मुझे वो बता दो कि सर इस चीज की समझ नहीं आई। अरे भाई अभी एक्सप्लेन तो मैंने किया ही नहीं, मैं तो आपको शुगल दिखा रहा हूँ कि पोर्टल क्या कर रहा है। और जिसका बिजनेस है, मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ, एक मैंने समोसे की दुकान भी लगाई है। मैं नहीं कर सकता बिजनेस? पार्ट टाइम मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ, नहीं कर सकता? प्राइवेट जॉब करता हूँ, तो भाई नहीं हो सकता? हो सकता है। कौन कहता है नहीं हो सकता? एक वक्त में जितने मर्जी सोर्सेज बना लें। आप कहते हैं नहीं है, आप जीरो करते हैं। भाई अभी मैं ये बता रहा हूँ, इसमें टैक्स पोर्टल ने बनाया ये है। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से रेट लग रहा है, मैं तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा अभी मैंने कौन सा क्यों लगा है वो बताया ही नहीं है। अभी ये मैं बता रहा हूँ, इसमें सैलरी लग रहा है, इसमें दूसरा लग रहा है, इसमें ये लग रहा है, टेबल 1 लग रहा है, टेबल 2 लग रहा है। मैं ये लिखता जा रहा हूँ। रेट कम है तो टेबल 2 है, रेट ज्यादा है, अमाउंट ज्यादा है तो फिर टेबल 1 है। बात को समझ रहे हैं? एक और सिनेरियो कर लेते हैं। केस नंबर है। अच्छा जी, केस नंबर 6 में ये करते हैं। कितने लोगों को परसेंटेज निकालना आती है कैलकुलेटर पे? आपको आती है? हाँ जी, कैसे निकलती है? ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ी सी मैथ भी आनी चाहिए, वो भी मुझे सिखानी पड़ेगी, ठीक है? कि परसेंटेज कैसे निकलती है, वो भी हम देखेंगे अभी। जिन लोग को आती है उनके लिए वो तो महान है ना, जिनको नहीं आती मेरे जैसे शरीफ लोग, उनकी बात हो रही है। अच्छा जी, हम ये करते हैं, एक और सिनेरियो बनाते हैं। उस सिनेरियो के अंदर 3 लाख महबूब से आ रहा है। भाई ना तंग करो, उसको पढ़ने दो। अब कितनी है जी? इसमें भी आपका टैक्स है। ये आप लोगों की उस गलत फहमी को दूर करने के लिए, जो लोग कहते हैं कि जो ज्यादा होगी, यहाँ पे ज्यादा कौन सी है? इस पे रेट दूसरा ही लग रहा है, ये देख लो। इसके बैकग्राउंड वाला फार्मूला भी हमने समझना है। ये कितना किया हुआ है जी? और ये कितना किया हुआ है? 3। तो ज्यादा कौन सी इनकम है? तो सैलरी का रेट लगेगा ना? नहीं, वैसे जो आपने मुझे बताया और आप लोगों ने फरमाया, बताएं क्यों बिजनेस को क्यों लगेगा भाई? ज्यादा इनकम तो दूसरी सैलरी की है, देख लो। नहीं, तवज्जो जी, ग्रेटर देन तवज्जो। 7 होने चाहिए। अब मेरी बारी आ गई है। कानून में लिखा हुआ है, और जिस चीज की बारी आई है उसके ऊपर कानून को छापते हैं, फिर आपसे मैं तर्जमा पूछूंगा, उसकी ट्रांसलेशन के बाद फिर इंशाल्लाह आपको अफाका हो जाएगा। और नहीं पढ़ना, कॉपी कर रहा हूँ, सब्र कर दो 1 मिनट, इतनी जल्दी है ना? या बस एक हेडिंग लिख देता हूँ। टेबल 2, सैलरी रेट्स, रेट्स फॉर persons having income from salary
ओनली। ये बात समझ आती है कि टेबल 2 तब लगता है जब सिर्फ सैलरी इनकम हो। ये तो बात क्लियर है ना, हमने देखा है। ठीक है भाई। अब हम इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन क्या करते हैं कि भाई टेबल 2 रेट फॉर पर्सन, यहां पर हम लिखते हैं सैलरी प्लस अदर हेड। अदर हेड्स कहता हूं। अदर हेड्स के अंदर बाकी चारों हेड्स कवर है। अदर सोर्स नहीं कह रहा, अदर हेड्स। अदर सोर्स कहूंगा तो कैपिटल गेन के बाद वाला अदर सोर्स है। अदर हेड्स कहूंगा तो चारों। अब ऐसा क्या होगा कि सैलरी भी हो, बाकी कोई सा भी हेड हो, या 2 हेड हो, या 3 हेड हो, या 4 हेड हो, और सैलरी के रेट लगे। ये तो हमें पता है। ये वाला केस तो हमें, ये वाला हमने क्लियर करना है। इसको क्लियर करने के लिए कॉपी और पेस्ट। ट्रांसलेशन चाहिए मुझे आप लोगों से। अच्छा, गलत कह रही हैं आप। किससे एक्सीड कर गई? शाबाश। सबसे पहले टैक्सेबल इनकम निकाली जाएगी। यानी कि ज़कात को आप समझो कि आपने लिखा सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, ज़कात भी, ज़कात निकल गई। वो एक अमाउंट आ गई। मैं इधर लिख के बताता हूँ। ये अमाउंट कितनी आ गई जी? अभी टैक्सेबल इनकम जाते हैं, ज़कात को छोड़ दें। टैक्सेबल इनकम कितनी आ रही है? 12 लाख। तो जो 12 लाख, इस 12 लाख का 75% कितना बनता है? 9 लाख ही तो मैंने लिखा है। 9 लाख ही लिखा है। फिर भी रेट क्या है? एक्सीड नहीं हुआ। 9 लाख से एक्सीड नहीं हुआ। अगर 9 लाख से एक्सीड हो जाता अगर एक्सीड होगा तो फिर कटेगा सैलरी। फिर सैलरी पे जाएगा। अब ये देखिएगा, मैं 10 रुपये डाल देता हूँ यार। 1 रुपये, वो हो सकता है उसको समझ भी ना आए 1 रुपये। वो समझ आके कॉपी करा रहा है मुझे। अब कितना टैक्स चला गया? वो 90 वाला टैक्स कितने पे आ गया है? हालांकि मैंने अपनी इनकम 10 रुपये बढ़ा दी है। टेक्निकली टैक्सेबल इनकम कितनी बढ़ा दी है? 10 रुपये। वकील साहब बताएं मैंने क्या बताया? अच्छा जो समय क्या आई है? 75% वाली पहले बात बताओ। हम्म। वो नहीं आती है। मुझे ये बताओ, पहले ये बताओ कि ये क्या लिखा हुआ है ये? सैलरी लिखा हुआ है कि हमारी बात पुराना आपकी जो सैलरी है वो आपकी तो फिर मतलब टैक्सेबल अमाउंट है वो 75% को आपके ऊपर। बताओ बताओ बताओ, मैं नीचे देखता हूँ, बताओ। सर इसमें जो लिखा है 75% का जो टैक्स अमाउंट है वो आपकी अगर उसके ऊपर लग रहा हो तो आपकी टैक्सेबल अमाउंट है। वकील साहब हम स्पोकन इंग्लिश का भी कोर्स करवाते हैं, उसके अंदर बोलना भी है। वो तो माशाल्लाह बहुत तेज बोलते हैं, लेकिन वो ट्रांसलेशन करना भी बताती है। साथ वाले भाई, चश्मे वाले, पर्स भूल जाने वाले, ट्रांसलेशन चाहिए मेरे दोस्त मुझे आपसे। जब तक आप जो है ना सैलरी आएगी तो 75% से इनकम एक्सीड करेगी तो फिर ये वाला 75% किस चीज का 75% है? तो फिर आप पता है कैसे निकलता है? आप बात सुनिएगा। ये कहाँ पे गए जी हमारे केसेस? ये सबसे पहले तो हम देखते हैं फिर टैक्सेबल इनकम ये कौन सी है। टैक्सेबल इनकम का कितने परसेंट है? ये तो बराबर हुआ है। इससे उसने कहा था एक्सीड करे। आपकी टैक्सेबल इनकम देखो, अदर हेड, अदर हेड, चलो शाबाश ठीक है, अदर हेड्स को इकट्ठा करो। वो आर डी, ये भाई टैक्सेबल इनकम में अदर हेड्स कवर हो जाएंगे। अदर हेड्स में सैलरी भी आ रही होगी, अदर हेड्स में आपका बिजनेस भी आ रहा होगा, आपका कैपिटल गेन भी आ रहा होगा, अदर सोर्स भी आ रहा होगा, प्रॉफिट भी आ रही होगी, सब कुछ इकट्ठा होकर तो टैक्सेबल इनकम बनती है।
आप एक दफा के लिए मान लें कि कोई ज़कात वगैरह कुछ भी नहीं, बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जब आप उसको माइनस कर लेते हैं तो उसके बाद जो आंसर आता है वो क्या बन जाता है? पहले तो हम कहते हैं टोटल इनकम बन जाता है, इकट्ठा करने को, सम करने को बनता है। यस सर। फिर उसके बाद अगर ज़कात ना हो तो वही टैक्सेबल इनकम बनता है। यस। अब हमने निकालना हो कि इसका 75%, तो कैसे निकलेगा? इसके लिए आपका 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइडेड बाय 100 बाई 100, ठीक है? तो ये क्या आ गया? नहीं, 75%। ये 75% आ गया। अब 75% से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसने 75 कहा था, 75 कहा था। तो ज्यादा कितना? हमने कहा कि यार, अच्छा ये भी हरकत ही हमने की कि यार, अच्छा 1 रुपया डालते हैं ना तो पोर्टल को लगता है कि यार ये कोई ड्रामेबाजी है। हमने पहले मैंने किया हुआ है ये, अभी नहीं, वो जब मैं छोटा होता था, जब पहले पढ़ाता था। फिर मैंने क्या किया कि 10 रुपये ऐड कर दी। हाँ जी। तो 10 रुपये और ऐड करने से अब हम 75% एक्सीड कर गए। अच्छा कैसे देखेंगे 75% एक्सीड कर गए? इक्वल टू 90 10 से। अच्छा अब 90 10 10 रुपये ऐड हो गया ना, अब डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय 100, कितने परसेंट है आपकी सैलरी? 75.000083 एक्सीड हो गया मैम। हाँ जी। ये आप करें, आपको रोका किसने? यही तो आप समझ नहीं आए। अब आपने अप्लाई कैसे करना है वो आपने देखना है। आपकी सैलरी आ रही है, हाँ उसके पीछे पूरा रिकॉर्ड खड़ा है। जी, खड़ा हुआ है। तो सैलरी को नहीं काम करते। अब एक और करते हैं, रुक, सुने सुने सुने। बिजनेस वाले को आप छोटा कर सर वो कर लें। सर सर मैंने आपको कानून बता दिया, अब जादू आपने करना है। तो जाते भी थोड़ा थोड़ा सिखा। वो ऐसे ऐसे सिखाएंगे ना, एक ही दफा जादू सिखा दूंगा तो फिर वो जादू महंगा ना पड़ जाए। ठीक है, आपको जाके घर जाके समझ ना आए, पता नहीं क्या बता दिया। अब हम थोड़ा थोड़ा पीसीज में समझेंगे, ठीक है? तो अभी हम ये समझते हैं कि आज हमें ये समझ आ गया कि टेबल 1 और टेबल 2, इसके बारे में टेबल 1 है जिसमें सैलरी ना हो, कोई भी सोर्स हो, कोई भी सोर्स हो, तो आपके ऊपर टेबल 1 ही लगना है। पार्टनरशिप हो या इंडिविजुअल हो, मुझसे लिखवा लें कि दोनों का रेट सेम है, क्योंकि आपको समझ यकीन नहीं आता। रेट क्या है? सेम है। इनकम बराबर होगी तो रेट क्या होगा? सेम होगा। तो फिर हम पार्टनरशिप क्यों बनाए अभी बताता हूँ। कोई टैक्स के एतबार से देखें तो फायदा नहीं है, पता क्यों? मैं और ये भाई मिलके पूरे साल का 30 लाख रुपए कमाएं, उस रिटर्न में लिखे तो मेरे ऊपर स्लैब वो 30 लाख वाला लगेगा। अगर हम दोनों अलग अलग ही रहें, बिजनेस इकट्ठा करें लेकिन पार्टनरशिप रजिस्टर्ड ना करें, तो 15 लाख ये अपने रिटर्न में लिख देगा, 15 लाख मैं अपने रिटर्न में लिख दूंगा, तो हमारे पास स्लैब छोटा लगेगा। इसको समझने के लिए आप अपने पोर्टल पे एक दफा 30 लाख लिखना, एक दफा टैक्स निकालना, वो टैक्स लिख लेना अपने पास, फिर 15 लाख इनकम लिखना, फिर उसका टैक्स लिख लेना। फिर आपने कहना कि यार 15 लाख एक दफा लिखे, अगर ये दो लोग अलग अलग लिखेंगे तो सेम ही टैक्स आएगा। तो आपने कहा दोनों का टैक्स इकट्ठा करें तो ये क्या बनता है, और 30 लाख वाले का टैक्स कितना बनता है? मेरी बात समझ रहे हैं? आप कहेंगे यार पार्टनरशिप बना के इकट्ठा वो टैक्स लिखना कोई फायदेमंद है नहीं है, स्लैब बड़ा हो जाता है। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? कोई मशवरा मांग लेता है, ओपिनियन मांग लेता है, कहता है यार आप बताएं। आप कहें यार बल्कि नुकसान ही है टैक्स के एतबार से, जो ये साहब ओपिनियन देते हुए याद रखना है। तो अब इसमें लेकिन मैं बाकी बातें नहीं, मुझे बाकी बातें आज आती नहीं है। मेरे साथ आप ये बात करें जो मैंने बात बताई है, कि वो बात समझ आई है कि नहीं आई है? कि आप इसमें, मैंने ये कहा है 15 एक बंदे की रिटर्न में लिखें, एक ही रिटर्न में, और 15 आप बी की रिटर्न में लिखें। तो दोनों ने जब रिटर्न बनाई, इसका टैक्स 2 रुपये आ गया, इसका भी 2 रुपये आ गया। अच्छा टोटल दोनों का टैक्स कितना आ गया? 4 रुपये। अगर ये आप एक फॉर्म बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं ए बी, उसमें आप 30 रुपये लिखते हैं, तो उसका टैक्स 8 रुपये आ रहा होगा, या 6 रुपये आ रहा होगा, या 5 रुपये आ रहा होगा, इससे कम नहीं आएगा। आप कहेंगे यार ये तो नुकसान ही हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं? अब इसको क्यों लोग ऑप्ट करते हैं अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, मुझे नहीं आता आज। अभी हम ये समझ रहे हैं कि हमें कंबाइन करने में नुकसान है। क्यों? स्लैब में इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा। एग्रीड? अच्छा जी, ये टेबल 1 की तो हमें समझ आ गई। टेबल 2 सिर्फ सैलरी होगी तो वो लगेगा, वो भी हमें समझ आ गई। सिर्फ सैलरी होगी तो ये लगेगा। सिनेरियो जब दूसरे हो जाएंगे मुख्तलिफ, जिसमें सैलरी प्लस बाकी सब कुछ आ जाएगा,
तो उसमें देखा जाएगा कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कितनी है। टैक्सेबल इनकम में सब कुछ होता है, सारे एड्स होते हैं। अब उस टैक्सेबल इनकम का 75% निकाल लो। क्या करो, 75% निकाला, आपने कहा ये बनता है। फिर साथ ही एक आंख उठा के सैलरी को देखो कि सैलरी कितनी है। अगर सैलरी उससे कम है तो टेबल नंबर 1। अगर सैलरी उसके बराबर है फिर भी टेबल नंबर 1। अगर सैलरी, आप सर इसको घुमाएंगे भी ना, इसको जो आप कह रहे हैं कि मैं ये इतनी रहने देता हूँ, इसको घुमाता हूँ, मैं इसमें 10 रुपया कम कर देता हूँ, आप कर दें। आप इसमें 10 रुपया कम कर दें, मेरी बात समझ रहे हैं? इट्स योर जॉब। अब घुमाना कैसे है वो आपका काम है। मैंने ये बता दिया कि टैक्सेबल इनकम का 75% निकालना, सैलरी देखना। आप कहते नहीं, सैलरी को बजाय के बढ़ाएं, हम दूसरी इनकम को थोड़ा सा कम कर दें। दोनों तरीके हैं ना, कि एक चीज को बढ़ा दें या दूसरी चीज को क्या करें, कम कर दें। तो वो कम करके हम उसको सेट कर लें। तो आपका ये हो गया। ड्यू डेट के बारे में हमने पढ़ा। हमने कहा कि आपकी ड्यू डेट क्या होती है, आपकी 30 सितंबर होती है। लेकिन एफबीआर के पास पावर्स हैं। एफबीआर कैन एक्सटेंड द ड्यू डेट। वो एक्सटेंड एक दफा करे, वो 2 दफा करे, वो 50 दफा करे, उसके पास पावर है, ठीक है। अगर आपका दिल चाहे तो आप एक्सटेंशन ले सकते हैं अभी, लेकिन एक्सटेंशन लेना आपको बताया नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंड कर रहा होता है सर्कुलर के जरिए। सर्कुलर आपकी वेबसाइट पे आ रहा होता है, कहाँ से उसको देखना है वो देखना मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का हमने कंसेप्ट समझ लिया, लेकिन इसकी वजह से टैक्स पे क्या इंपैक्ट आते हैं वो हमने नहीं समझा। ये वाली 75% वाली बात, इसके ऊपर थोड़ी सी एक स्टोरी हम लिखने की कोशिश करते हैं इंग्लिश में। फर्स्टली, पोर्टल शैल कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम बाय इटसेल्फ, ऐसे ही है। वी हैव टू वी हैव टू मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई बाय 100 विद टैक्सेबल इनकम। तो इससे क्या निकल आएगा, शाबाश। नहीं नहीं, अभी सैलरी नहीं, अभी टैक्सेबल इनकम का 75% आ जाएगा, ठीक है। जब वो 75% आ जाएगा, नाउ वी हैव टू कंपेयर द अबव स्टेप 2। इसको मैं लिखता हूँ स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। we have to compare the above step 2 answer with the salary. If the answer is answer is less than, यहाँ पे आप बहुत परेशान हो गए, उल्टा करके लिख रहा हूँ। is less than the salary, then table to apply। ये नेगेटिव लिखा है, मैंने लिखना तो ये था कि 75% निकालने के बाद सैलरी ज्यादा होनी चाहिए। मैंने कहा वो अमाउंट कम होनी चाहिए सैलरी से। मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने ये लिखा है कि वो जो आंसर आए वो कम हो, यानी कि सैलरी ज्यादा हो। सैलरी क्या हो, आप ये लिख सकते हैं कि यार वो सैलरी का जो आंसर आए वो ज्यादा होना चाहिए। मैंने कहा, क्योंकि वो उसको कंपेयर किया, किसको, 75% को, किसके साथ है, सैलरी साथ। मैं कहा जो आंसर है वो कम और सैलरी उससे ज्यादा हो, ज्यादा होगी तो 75% से क्रॉस है। बात को फॉलो कर रहे हैं? बस। अच्छा जी, गुजारा होता है या आगे बढ़े? आगे बढ़े जी। ऑनलाइन वालों की क्या राय है भाई, ऑनलाइन वाले, बाकी लोग बताएं जी। भाई जिनको अभी भी समझ नहीं आई ना, वो थोड़ा सा क्लास को रिवाइज करें। इसके अलावा कोई हल नहीं है, इसके अलावा कोई और हल नहीं है। चलो, एक और चीज बता देता हूँ।
तो ये बता देता हूं कि अगर हमने किसी बंदे की रिटर्न को अपने रिटर्न में लिंक करना है, ये कंसल्टेंट्स के लिए बहुत फायदे वाली चीज है, और बाकी लोग के लिए फायदे वाली चीज इसलिए है, वो अपनी रिटर्न में अपनी फैमिली की रिटर्न, अपनी किसी कंपनी की रिटर्न अपनी रिटर्न के अंदर ऐड कर लें। बात को समझ रहे हैं? यानी कि इसके लिए वैसे वर्ड यूज होता है, हाउ टू अपॉइंट योर सेल्फ एज अटॉर्नी एडवाइजर ऑफ सम कंपनी, इंडिविजुअल और एओपी। यानी कि आप अपने आप को किसी बंदे का अटॉर्नी कैसे अपॉइंट करेंगे, वो पार्टनरशिप हो, वो कंपनी हो, एओपी हो, कोई भी हो तो सर इस तरह से होगा कि आपको, मैं ही समझता हूँ कि यहाँ पे मैं बताता हूँ कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है। ये मैं खुद हूँ, बाकी सारे क्लाइंट्स हैं। आप अपने घर वालों को भी क्लाइंट्स गिन ले अगर कोई है तो, अपनी कंपनीज को भी क्लाइंट ही गिन ले। हमने तो मुद्दा समझना है ना कैसे होगा। ये सारे आपके क्लाइंट्स हैं। मैं कहता हूँ कि जब मेरा पोर्टल ओपन किया जाए, उसके अंदर ए भी आए। अब ये एक बना दिया पोर्टल, ठीक है, एक कॉलम बना दिया। इसके अंदर ए भी आए, इसके अंदर बी भी आए, अपना भी नजर आएगा, जारी बात है, सी भी आएगा, डी भी आएगा, ई भी आएगा, एफ भी आएगा और जी भी आएगा। जैसा कि सिर्फ समझने के लिए, इसी पोर्टल का दीदार करते हुए, जब ये लॉगिन आपने किया होता है, एंट्री बनाना भी सीख लेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कई लोग कहते हैं सर एंट्री बनाना तो सिखा नहीं, सारा कुछ सिखा आता है, ठीक है। अच्छा जी, कंप्लीटेड टास्क पे जाते हैं। यहाँ पे जितनी हमने रिटर्नें सबमिट की होती हैं सारी कहाँ पड़ी होती हैं? कंप्लीटेड टास्क के अंदर। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये डिक्लेरेशन लिखा हुआ आ रहा है। कितनी डिक्लेरेशन नजर आ रही हैं? 400। ये मेरी अकेले की नहीं है, जिन लोगों को अभी तक ऐड किया उनकी रिटर्नें मिला के सबकी। क्लिक करते हैं सिर्फ समझने के लिए, किसकी किसकी नजर आ रही हैं। अच्छा, यानी कि इसका मतलब ये कि मुख्तलिफ किस्म की रिटर्नें आपकी यहाँ पे अपीयर हो रही हैं। तो इनको मैं अपने पोर्टल पे लाया कैसे? इसका एक सबसे बड़ा फायदा पता है क्या? कोई नोटिस आता है ना, तो मैं अपने इनबॉक्स पे क्लिक करूँ तो जिसका भी नोटिस आया होगा मुझे शो हो जाता है इकट्ठा ही। मुझे वन बाय वन हर बंदे का लॉगिन नहीं देखना पड़ता। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा फायदा है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम क्या करें? अच्छा, अब इसके ऊपर आपके मुख्तलिफ किस्म के ये जितने भी नोट्स प्लेस होंगे क्लाइंट को यहाँ पे आ रहे होंगे। अब मैं इनको अपने पोर्टल पे कैसे लेके आऊँ? तो इसका तरीका ये है सर, आप ये करें कि ये जो लोग हैं, अपने साथ इकट्ठा करने के लिए आपने अपना लॉगिन नहीं करना। आपने लॉगिन करना है किसका? क्लाइंट का। यू हैव टू लॉग इन द, अभी तो लॉगिन बनाना भी नहीं सीखा, वो भी देख लेंगे, 2 मिनट का काम है। लॉगिन इन टू द आइरस पोर्टल ऑफ द क्लाइंट। ठीक हो गया? वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, मैं बस ए ही लिख रहा हूँ, बाकी इन सबको फिलहाल के लिए फर्क कर रहा हूँ। अपने में नहीं, क्लाइंट लॉगिन में। ये मैं लिखता हूँ, क्लाइंट लॉगिन में आप जाएंगे। स्टेप नंबर 1,
वन। टू, आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर टू में इस पे जब लॉगिन हो जाएगा तो ये डैशबोर्ड है। यहाँ पे हम आपने जाना है रजिस्ट्रेशन पे। कहाँ पे? रजिस्ट्रेशन पे। यू हैव टू ओपन द रजिस्ट्रेशन टैब। भाई आपको ये जो मैं लिख रहा हूँ, अगली क्लासेस में, थर्ड क्लास में आपके साथ जो मेरा ग्रुप बनेगा उसमें मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। आप लोग उस पर क्लिक करेंगे, एक लिंक होगा, इस तरह से लिखा होगा doc google.com स्प्रेडशीट। ऐसे आप क्लिक करेंगे, वो मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी, मैं उसको अप्रूव करूंगा तो आपके पास यू कैन कमेंट देर, ठीक है, बट यू कैन नॉट एडिट द फाइल। उसमें कमेंटिंग कर सकते हैं एक साइड पे, ठीक है, किस चीज़ पे, तो एडिटिंग नहीं कर सकते। एडिटिंग के राइट्स सिर्फ मेरे पास होंगे, और हम इस तरह से सारी जो क्लासेस होंगी ये फाइल आपके पास मौजूद होगी, ठीक है, हर क्लास ऐड ऑन होती जाएगी। अच्छा जी, रजिस्ट्रेशन टैब पे क्लिक करेंगे। आई क्लिक ऑन द रजिस्ट्रेशन टैब। देन आप जाएंगे फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल फॉर मॉडिफिकेशन 181, ये नजर आ रहा है? है, ठीक है, क्लिक कर दिया। यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब चूंकि मैंने फिर अगेन बड़ा सा लौका, वो मुझे कहता है किसका फॉर्म खोलूं, लेकिन आपके क्लाइंट के केस में कभी ये नहीं कहेगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? आपके क्लाइंट के केस में जो आपका क्लाइंट ऑटोमेटिकली ऐसे लिखा हुआ आएगा उसका सीएनसी ऑटोमेटिकली। मैंने कहा इसका खोलें, मैंने इसको बता दिया, आपको बताने की जरूरत है, लेकिन जब आप उसको ऐड कर लेंगे आपको भी ऐसी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आपने बताया कि 2000 कब से इसको अटॉर्नी अपॉइंट करना है, हम उसको लिखेंगे, लेकिन अभी दोबारा भी जाकर पूछेगा किस टैक्स ईयर में। मैंने कहा 2025 में। अब ये अपॉइंट नहीं करा, ये नहीं कि क्लाइंट के लॉगिन में जाके मैंने 2025 लिखा कि 2025 से मैंने किसी को अपॉइंट करना है। कंटिन्यू कर दिया, ये वाला फॉर्म खुल गया। अब ये वाला जो फॉर्म है, जब उसने रजिस्टर्ड किया होगा, ये उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आधार बेस्ड आ रही है। हम यहाँ पे चलते हैं सर लिंक पे। कहाँ पे? लिंक पे। जब लिंक पे चलते हैं तो आपने क्लिक करना उस बंदे के केस में, यहाँ पे ऐड न्यू पर्सन लिंक। कहाँ पे? रजिस्ट्रेशन टैब एंड क्लिक ऑन द रजिस्ट्रेशन फाइल्ड फॉर मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन, ठीक है, फाइल फॉर मॉडिफिकेशन। यहाँ पे क्लिक किया, न्यू पेज ओपन, और उस पे ओपन ऑन द न्यू पेज opened after clicking in step 2, you have to click on the link, ठीक है, you have to click on the link। लिंक पे क्लिक कर लिया, उसने कहा लिंक न्यू पर्सन, इस पे गए तो आपने क्लिक करना है एडवाइजर अटॉर्नी कंसल्टेंट। यहाँ पे ये अगेन बड़ा फायदा है, जो वकील नहीं भी हैं अपनी पूरी फैमिली को एक ही जगह पे सिंक कर लें, ठीक है, ताकि हर बंदे का अगर 2 4 5 रिटर्न है आपके घर की, 10 रिटर्न है तो एक ही जगह पे पड़ी। नेम पे जाएं, यहाँ पे आप अपना सीएनसी लिख दें जिस बंदे के लॉगिन में इसको डालना है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये वो बंदा है जो अटॉर्नी बनेगा, ठीक है। आपने क्लिक किया, खैर मैं अभी खुद को ही लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखा, और उस बंदे का आईरिस का लॉगिन भी होना चाहिए, अदरवाइज अटॉर्नी कैसे बनेगा? तो रजिस्टर्ड भी हो। रजिस्टर्ड करने के बाद कब से इसको अटॉर्नी लगाना है जी, मैं आज की डेट लिख देता हूँ। ओके कर दिया, ठीक है। ओके करने के बाद आपने जाना है अटैचमेंट पे। अच्छा, ये कहता है टेनेंसी एग्रीमेंट दें, ऑनरशिप दें जिस जगह पे आप रहते हैं, ठीक है, बिजली का बिल दें, ठीक है। तो भाईजान इस पे एक खाली सफ़ा, एक भाई साहब अपनी तस्वीर लगा के भेज दोगे, उसने देखनी कोई नहीं है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करके फिर इस बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कोई भी चीज़ लगा दो, ना उसने देखनी, ना हमने कोई चीज़ लगानी।
लेकिन लगाए बगैर ये फॉर्म सबमिट नहीं होता तो हमें लगानी पड़ती। ठीक है, खैर लगाएंगे। एक जगह पे ये डिलीट भी हो जाती है। दोनों जगह पे लगाने के बाद भाई एक बटन है सबमिट का, सबमिट कर देंगे। तो जो दूसरी पार्टी है 15 से 20 मिनट के बाद वो जब अपना रिटर्न खोलेगी तो उसको भी यही आ रहा होगा जैसे मुझे कहता है किसकी रिटर्न, किसका मॉडिफिकेशन फॉर्म। इस तरह से अगर दो लोग होंगे तो दोनों, आप उसका नाम लिख देंगे तब भी सर्च हो जाएगा, उसका सीने से लिखेंगे तब भी सर्च हो जाएगा। जैसे मैं सर्च नाम से भी कर रहा था, तो आप इस तरह से करके किसी बंदे को अपना क्या अपॉइंट कर सकते हैं, एडवाइजर और अटॉर्नी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा क्या। एक तो हमने ये पढ़ा कि भाई टेबल कौन सा लगना, टेबल 1 या टेबल 2। बाय डिफॉल्ट टेबल 1 लगता है अगर सैलरी नहीं है। तो कौन सा बाय डिफॉल्ट टेबल लगता है, कभी आपकी सैलरी इनकम अकेली सैलरी आ जाए तो बाय डिफॉल्ट कौन सा टेबल है, तो अगर दोनों आ जाएं तो वो 75% का फार्मूला, यानी कि टैक्सेबल इनकम होगी उसका 75% निकालेंगे। 75% निकालने के बाद फिर सैलरी को देखेंगे, सैलरी देखेंगे तो 75% के बराबर है, तो भाई टेबल 1। अच्छा सैलरी जो है वो आपने जो 75% निकाला है उससे ज्यादा है, टेबल 2 लगेगा। अगर आप बाकी सिनेरियो बनाते जाएं, नहीं बनाते ज्यादा। ये केसेस हमने बनाए, ड्यू डेट हमने समझी, चूंकि उधर लिखी हुई आ रही थी तो मैंने कहा चलो बता दी जाए साथ ही, वो चूंकि हमने रिटर्न खोलनी थी। फिर हमने कहा कि जब भी एक्सटेंशन होती है तो सर्कुलर के जरिए एक्सटेंशन हो रही होती है। ठीक है, रेजिडेंट के बारे में हमने पढ़ लिया। नॉन रेजिडेंट जो रेजिडेंट नहीं होता, अब टैक्स क्या कहता है कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में टैक्स का क्या फ़र्क है वो भी हमने नहीं पढ़ा। उसके बाद सर किसी बंदे को भी हमने अपना अटॉर्नी अपॉइंट करना है तो हाउ द थिंग्स वर्क्स हमने उसको भी समझा है। बाकी इसको मुकम्मल कर लीजिएगा कि किस तरह से हमने डालना है इसको। तो यहाँ तक की क्लास में रहते हुए हम आपके क्वेश्चंस को लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी राइट साइड। अच्छा एक चीज़ बता दूं कि जब मैं आप लोगों के क्वेश्चन ले लेता हूँ, मैं फिर ऑनलाइन वालों को एड्रेस करता हूँ, तो ये नहीं कि दरमियान में आके इधर खड़े हो गए, आप फिर वेट करें। अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है मैं जवाब दूंगा, लेकिन यू हैव टू वेट फॉर इट। अदरवाइज क्लास का क्वेश्चन है आप क्लास में पूछिए, और आप लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी इसलिए देता हूँ, वो भी मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन उन लोगों को ज़्यादा मैंने टाइम देना होता है। आप लोगों को भेज देना क्योंकि आप लोगों ने घर जाना होता है। ठीक है, इसलिए अगर आप लोग भी मुनासिब समझें तो मैं अगेन कहूँगा कि ये क्वेश्चंस, ये जो FAQs हैं आपसे पूछे जाते हैं, ये ज़्यादा लर्निंग पर्सपेक्टिव वाले हैं। जो इनमें बंदा सीखता है वो शायद पूरी क्लास की उतनी नहीं होती, क्योंकि मैं उसमें से फिर लिंक कर रहा होता हूँ, वो बंदे को जो कन्फ्यूजन क्रिएट होती हैं, तो असल लर्निंग वो है। ठीक है, वैसे तो आपने कंसेप्ट पूरा समझ लिया, जितना हमने डिटेल में पढ़ा आपको लगा ऐसे रहा होगा पता नहीं ये बहुत ज़्यादा इन डेप्थ चला गया, लेकिन ये बात आप किसी के साथ बैठ के करेंगे तो आपको समझ आ रही होगी थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत उस बंदे को भी समझ आ रही होगी। तो राइट साइड से आपका क्वेश्चन, भाई आपका, सर आपका, जी जी मैडम। तो मुझे उसका डिफरेंस नहीं पता, फाइनल और नॉन फाइनल में डिफरेंस। मैडम मैंने बता दिया फाइल नॉन फाइल में फर्क, नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मैंने बता दिया है। तो मैडम आप थोड़ा सा वेट कर लें फिर, अगर आप वेट करेंगे तो हो सकता है मैं ज़्यादा अच्छा बता दूं। मैं फाइलर को कहूंगा जो फाइलिंग करता है, जो फाइलिंग नहीं करता नॉन फाइलर है। बजट का बात, हाँ तो जी। समझ आ गया कि मिनी बजट कब बनता है। हम्म, हमने ये चीज देखी थी कि मिनी बजट जो है हमें गवर्नमेंट देखती है कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को कितने कितनी अमाउंट की जरूरत है। ठीक है। बट मिनी बजट जब बनता है उसके लिए भी तो हमें फंड्स की जरूरत होती है, उसके लिए क्या गवर्नमेंट फंड रखती है। मोहतरमा फंड्स नहीं रखती, आप लोगों के ऊपर और टैक्स लग जाता है, और फिर भी टैक्स लगाने के बाद फिर भी उन बेचारों को और परेशानी होती है, फिर भी IMF के पास दोबारा जाना पड़ता है। वो भी है, इसमें भी मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, कुछ कहीं और चले जाएंगे उसके ऊपर तो बड़ी सारी डिबेट हो सकती है। आपको क्लियर हो गया जी। मिड रो लास्ट वाला आप दोबारा आप देखिएगा, रिकॉर्डिंग देखिएगा, इतना तो आप आसान करेंगे क्योंकि आप पढ़ने वाले बंदे हैं ना, तो आप रिकॉर्डिंग लें। जी सर। अगर ड्यू डेट पे एक्सटेंशन अप्लाई ना हो सके और कोई ऐसा अल्टरनेट फोरम है कि उस पे जाके वो वहां पे कर सकें अप्लाई। अच्छा सुनिएगा,
इनका है कि ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं हो सकी, तो कोई और हल कि मैं ड्यू डेट पे रहूं, एक्सटेंशन भी नहीं आपने ली। आपके दोस्त का 15 दिन वलीमा था, आज आप उसको कहें कि भाई वो वाला वलीमा खाना जो उसने पका हुआ था चीजें, खा लोगे? नहीं खा सकते। तो भाई जब ड्यू डेट गुजर गई, जो गाड़ी निकल गई, वो लाहौर जा रही थी मोटरवे पे, आप उसमें बैठे ही नहीं, उसको रोक सकते हैं? कोई बदमाश बदमाश रख लो, अलग बात है। टेक्निकली हम सीधी बात करें, नहीं भाई हंसने वाली बात नहीं है, आप लोग वैसे उस बंदे को नहीं समझाना, आप लोग को समझाना है, ठीक है? तो जो गाड़ी निकल चुकी है निकल गई है, आप उसको वापस नहीं ला सकते, यानी कि ड्यू डेट गुजर गई। तो अब आप जो मर्जी कर लें, आप लेट फाइलर ही हैं, यानी कि आप अब लेट फाइलिंग करेंगे। अब अभी हमने लेट फाइलर नॉन फाइलर वो भी पढ़ा नहीं है, हमने पढ़ना है। अभी ड्यू डेट को थोड़ा सा और आगे लेके जाऊंगा, फिर उसके साथ वो कनेक्ट होगा, ठीक है? तो हम फिर उसको, अगर वो डेट गुजर गई तो उसका कोई और मुतबादल है नहीं है। अब हम अगले साल का वेट करेंगे, नई गाड़ी निकलेगी अगले साल, ठीक है? अदरवाइज लेट फाइलर ही हम रहेंगे। फाइलिंग हम कर देंगे, फिर भी लेट फाइलर होंगे, क्योंकि हमने टाइम पे फाइलिंग है, टाइम पे करते तो क्या बनते? फाइलर या एक्टिव फाइलर। अब चूंकि हम लेट हो गए हैं तो लेट फाइलर, फाइलिंग करेंगे ही नहीं तो नॉन फाइलर। अभी पढ़ा नहीं है हमने जी। आपने जो बताया कि वो फाइलिंग कर सकते हैं, तो आप हेड्स के अंदर अप डाउन करके ना टैक्स कम कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मतलब इसके सैलरी को एक्सीड नहीं मैंने नहीं बताया भाई कम कर सकते, मैंने आपको बताया कि पोर्टल चलता कैसे है, ठीक है ना? सर वो आपने जादू है। हाँ जी। तो सर आपने ये तो बात की थी कि होल्डिंग्स के थ्रू एफबीआर आपकी कैलकुलेशंस को एज्यूम कर रहा ओ भाई आगे चल के पढ़ेंगे ना उसको, आप चाहते हैं आज ही आपको बता दूं ताकि आप अगली क्लास लेने ही ना आए हैं? अच्छा जी, जी भाई। तो क्या आपने कहा? क्या? अच्छा हो गया मैंने बोला भाई जी। पर्स गुम करने वाले भाई, क्लास तो गुम नहीं हुई, इसको पकड़ के रखना है। ये अगली रो सर। जी भाईजान, फिर अब आप बैठना चाहते हो तो बैठे, जाना चाहते हो चले जाएं जी। सर वो लास्ट क्लास में आपने एक विदहोल्डिंग टैक्स और जो चार्जेबल टैक्स उसके बारे में थोड़ा अल्लाह की कसम अभी पढ़ना है, थोड़ा सा वेट कर लो, सब्र नहीं है, हैं? बताऊंगा ना, नहीं सर वो डिस्कस हो और जानू पूरा पढ़ाऊंगा, इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा कि आप कहोगे यार बस कर दे। बस हाँ जी बस हो गई, तुझे कहना है, थोड़ा सा वेट कर लो। अच्छा वो इधर पहले ही आया हुआ है, यार बस कर दें। अच्छा जी, नो मूविंग फॉरवर्ड टू द ऑनलाइन। अल्लाह हाफिज। मिर्जा आशर अली बेग, अल्लाह हाफिज। और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। सर मुझे पता करना था, जैसे अभी आपने बताया कि डेट खत्म होगी जब 31 अक्टूबर को, तो हाँ उसके जी। बाद सर एक लेटर आया था एक्सटेंशन के, आप एप्लीकेशन डालें, अप्रूवल आए तो उसके बाद आप कर लें। अब सर उसमें ये हुआ कि जो लोग पुराने फाइलर्स थे, या यानी कि जिनका भी रिटर्न फाइल नहीं हो सका था, उनकी एप्लीकेशन मैंने ऐड कर दी और उनका बाद में अप्रूवल भी आ गई, वो फाइलर हो गए। लेकिन जिस किसी का नया मैंने एनटीएन बनाया, नया उसका लॉगिन किया और उसका नया उसकी एप्लीकेशन डाल दी, तो उसकी अभी तक नहीं आई। सर ये क्या वजह हो सकती है? सर जो पुराने लोग थे उनको उसने कंसीडर कर लिया, लॉ में ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है, जो उसने अभी भी किया ना ये भी अबाव द लॉ जाके उसने किया, ठीक है? लेकिन एक बात याद रखें कि ड्यू डेट पे जिन लोगों ने एक्सटेंशन फाइल कर दी ना, एनी पर्सन एनटीएन बनाया और फाइलिंग कर दी, अगर वो नहीं उसने किया तो इसके लिए आप रिट पिटिशन दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट में। आपका पॉइंट ये है कि दो किस्म के लोग थे, एक मेरा पुराना क्लाइंट था जो रजिस्टर्ड था, और एक नया क्लाइंट आया जिसको मैंने रजिस्टर्ड किया। जब उसको मैंने रजिस्टर्ड किया और जी उसकी मैंने सर जी। एक्सटेंशन फाइल की तो उसकी एक्सटेंशन उसने एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि वो पुराना गाहक था, ये नया गाहक है, तो नए की उसने नहीं मानी, ट्रस्ट नहीं किया, लेकिन पुराने का उसने ट्रस्ट कर लिया। लॉ में ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है, सिर्फ पुराने वाले का मतलब एक्सटेंशन कोई भी बंदा करे विद इन ड्यू डेट करे, हर बंदे के वो एक्सेप्ट होनी चाहिए। ये 119(1) में लिखा गया है, ठीक है जी? जी ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मिस्टर अबसार। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ सर, आप बताएं। अच्छा सर, ये वैसे तो खैर काफ़ी अच्छा समझाया आपने मुझे। अभी ऐसा कुछ सच सवाल तो नहीं है, लेकिन सिर्फ ये मालूम करना था कि ये जो नोट्स आप बना रहे हैं, जो नोट्स और क्लास की जो एक्सेल पे फाइल है और आपके जो नोट्स हैं, तो ये क्या हमें मिल सकते हैं? मतलब
शेयर हो बिल्कुल सकते? मिलेंगे, बस एक क्लास और इंतजार करना होगा, थर्ड क्लास में नोट्स आपके हाथ में होंगे। चलें चलें, ठीक हो गया सर। ठीक। अच्छा सर, दूसरा एक सवाल और भी है, अगर इससे हटकर थोड़ा सा, जैसे मेरे कुछ क्लाइंट हैं उनमें सेल टैक्स में कुछ एनेक्चर H1 में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कैसे मैं? वो सर हमें सेल टैक्स तक जाना पड़ेगा, उसके ऊपर पूरा, अच्छा अगर अच्छा। आपको थोड़ा जल्दी सीखना है तो सेल टैक्स का हमारा एक दूसरा बैच चल रहा है, ठीक है, उसके अंदर आ जाओ, ठीक है, जो कि रात को 9 बजे सैटरडे संडे चल रहा है, जिसके अंदर अभी पहली प्रैक्टिकल क्लास चलेगी, लेकिन उसके अंदर भी वो नहीं पूछने देगा। वो कहेगा पहले पूरा मेरे साथ फॉलो करो, फॉलो करने के बाद आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तो बंदा आपको गाइड कर देगा, पूरा गाइड करेगा। चलें लेकिन चलें, वो भी इसी तरह ठीक। से स्टेप बाय स्टेप, वो पूरी 10 क्लासेस प्रैक्टिकल की करवाएगा। तो अगर ठीक है। आपको उसको सीखना है तो बिल्कुल उस पर चले जाओ, सैटरडे संडे रात 9 बजे आपकी क्लास हुआ करेगी। ठीक चलें है। चलें, ठीक हो गया। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। सेल टैक्स हम भी पढ़ेंगे, लेकिन हम बाद में पढ़ेंगे, अभी वो जल्दी पढ़ना चाहते हो, क्लाइंट्स हैं तो पकड़ो, बहुत पैसा है सेल टैक्स में, हर महीने की सेल टैक्स रिटर्न है। चलें। मिस्टर जुल्फकार अली। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर एक बंदा वॉलंटरी रिटर्न फाइल करता है पिछले 3 साल की, तो उसके ऊपर रेट्स मतलब कौन से अप्लाई होंगे? रेस्पेक्टिव ईयर्स के होंगे या इस साल के होंगे? रिस्पेक्टिव ईयर के, रिस्पेक्टिव ईयर के सर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा जी, जुल्फकार सकवा समीना आमिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मैडम। सर ये जो आपने लास्ट में बताया ना, जो ऐड करने वाले कि आपके पास इतने सारे क्लाइंट्स ऐड हैं, वो थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया, ये मैं दोबारा देखूंगी। उसके आप बाद देख भी अगर लीजिएगा, समझ में नहीं आया तो समझ क्या आएगा नेक्स्ट क्लास में आप मुझे गाइड आपने करेंगे? रोक रोक के आपने उसको देखना है, नहीं समझ आएगा दोबारा गाइड करूंगा। जो मैं क्लिक करूं आपने अपना पोर्टल सारा खोल लेना है, वही वही हरकतें आपने अपने पोर्टल पे करनी है जो मैंने की हैं। ठीक है। ठीक है। आपको समझ ना आए तो मैं अगली क्लास में स्टार्ट में बताऊंगा आपको। ठीक है। ठीक है। ठीक है जी। शायद हनीफ साहब। जी जी सर। जी अच्छा सर। सर, आपने आज एक बिजनेस का आपने एक टेबल समझाया जिसमें 15% टैक्स है पहले स्लैब में। एक आपने टेबल बताया सैलरी का जिसमें 5% टैक्स था पहले स्लैब में। एक आपने टेबल दिखाया जिसमें 1% टैक्स था। वो तीसरा टेबल कौन सा था सर? सर मैंने तो दो ही दिखाए हैं, तीसरा तो दिखा ही सर नहीं है। एक टेबल नजर आ रहा था बीच में जिसमें 1% टैक्स था फर्स्ट स्लैब में, स्लैब भाई नंबर 2 में। भाई जो आपकी शीट पे दो टेबल लिख दिए हैं ना, अभी आपने सिर्फ वही पढ़ने हैं, ये शीट आपको मिल जाएगी, तीसरा कोई टेबल है ही नहीं, दो ही टेबल हैं, टेबल 1 टेबल 2। टेबल 2 अच्छा। सैलरी का और हमेशा से टेबल 1 लगेगा। टेबल 2 सिर्फ सैलरी के केस में लगेगा, या सैलरी के साथ कोई और इनकम भी हो, और सैलरी इनकम 75% से ज्यादा हो टैक्सेबल इनकम के। तो सैलरी वाले में 5% टैक्स था भाई वो सेकंड पिछले स्लैब साल में। था, पिछले साल था, क्लास को थोड़ा सा फोकस से देखिएगा, वो पिछले साल था, हम्म। इस साल नहीं था। ठीक है। पिछले जी सर। साल में ये था। सैयद उमर शाह बुखारी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम सर, मैं खैरियत से हूँ, आप बताएं। अच्छा सर जी, मैंने ये पूछना था कि आई एम एक्सट्रीमली न्यू टू द टैक्स, तो मुझे चीज़ें ऑब्जर्व करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट। और ये है कि सर, मैं आपका जो लेक्चर है वो ऑनलाइन सुनने के बाद मैं फिर रिकॉर्डेड भी देखता हूँ। तो सर मैं ये आपसे ये पूछ रहा था कि मैं प्रैक्टिस करने के लिए अभी राइट नाउ IRS पे पोर्टल बना सकता हूँ? बिल्कुल आप बनाइएगा, बनाने के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, हर साल आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, हर साल। ठीक है। कोई मसला नहीं, जब आप मुझसे ठीक। पढ़ोगे, आपके जैसा आप पोर्टल चलाने वाला और लॉक समझने वाला फनकार आदमी नहीं होगा, सब्जेक्ट हो कि आपने सारी क्लासेस ली हूँ। ठीक है। तो आप ठीक हो बिल्कुल गया। लीजिएगा, ठीक है, अल्लाह के हुक्म से आपको फाका होगा। सो ना सर, थैंक यू। ठीक है। थैंक यू। मिस्टर हादी शोएब। जी डीलिंग करने का भी सेम प्रोसेस है, उसमें बस डिलीट कर देना है, अभी ऐड किया था नीचे उसके सामने ना, जहाँ पे ऐड हो जाएगा ना, सामने डिलीट का बटन आ रहा होता है। मोहम्मद अशरफ साहब क्या कहते हैं, रिकॉर्डेड कहाँ से मिलेंगे, मिल सकते हैं जी, रिकॉर्डेड आपको LMS पे मिल जाएंगे, डोंट वरी एट ऑल। पहले दो लेक्चर तो आपको मैंने बताया यूट्यूब पे होते हैं। भाई ये किसी का क्वेश्चन है ऑनलाइन में? अज्यूमिंग नो क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, जी रिजवान रिंदावा साहब। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक हूँ सर, आप बताएं। जी बहुत शुक्रिया सर। मैं
मेरा क्वेश्चन जो है रेजिडेंस पर्सन का है कि 183 डेज जो रहेगा तो पाकिस्तान में तो रेजिडेंट्स है, अगर एक पर्सन 50 डेज रहता है और पाकिस्तान से फिर आउट ऑफ कंट्री चला जाता है और फिर 50 डेज, इस तरह उसका जो है मुख्तलिफ जो टेन्योर में उसके 180 डे 183 नहीं, वो थ्री हर डेज साल बनते में हैं। अलग अलग देखा जाएगा, हर साल को सेपरेट देखा जाएगा। वो कहाँ पे नहीं चला नहीं, गया, एक सिनेरियो बनाओ, वो यूके चला गया, यहाँ पे 50 दिन आके रहा है तो वो यूके में रेजिडेंट बन जाएगा। वो यूएसए चला गया तो यूएसए में रेजिडेंट बन जाएगा। ठीक नो है। नो सर, मैं कहता हूँ कि 50 दिन वो रहा और फिर वापस पाकिस्तान में आ गया, एक साल में उसके मुख्तलिफ वो टेन्योर में वो आया आई आई 50 दिन गॉट रहा इट, और आई फिर। गॉट इट, आई गॉट इट। अब मुझे ये बताओ, अगर वो मुख्तलिफ अदवार में रहा, अच्छा, अगर अच्छा मुख्तलिफ अदवार में रहा, इधर उधर इधर उधर, तो मुझे बताओ कि देखा जाएगा 183 दिन रह लिया टोटल, रह जी लिया तो सर। रेजिडेंट। ठीक है। जी थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू। सर। मोहम्मद अमीन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। सर आज मेरा दूसरा दिन है, लेकिन कल आपने तो लिफ्ट ही नहीं कराई। आज तो मैं तारफ भी कराना चाह रहा हूँ कि मैं बिम्बर से हूँ, कश्मीर से, और समझने के आखिरी जो लास्ट कमर है उनमें समझ लें मुझे। सर मैं तो खादिम आपका, आप हुक्म करें, हुक्म सर करें। मैं ना वैसे बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मैं ठीक है। स्टार्ट लिया, मैंने कहा खुद सीखना है मुझे, और खुद जो जितने भी यानी जितने भी एजेंटों से बचने के लिए मैं खुद। आप सीख लेंगे ना, सारी क्लासेस ले लेंगे। परसों मेरे पास एक बंदा आया, एक सीईओ था एयर फ्रेट कंपनी, उसका लॉजिस्टिक का काम है। मुझे आके कहता है सर मैं आपको बस सलाम करने आया हूँ स्पेशल। मैंने कहा क्यों? फूल लेके आया। कहता सर जी बात ये है कि अब ना वकील को मैंने नाक के चने चबाए हुए हैं। अब वकील कहता कि यार मैं अब आपका काम नहीं कर सकता मजीद। क्यों? कहता कि अब मुझे हम्म। इतना पता चल गया कि वो वकील जो है ना वो तंग होता है मुझसे, क्योंकि वो कोई बात करता है, कहता आपने बता दिया सीरियल नंबर इनवाइस होनी चाहिए। कहता मैंने हम्म। एक पिछली टर्न में देखी, जब अगली टर्न में देखी सीरियल नंबर नहीं था, वो मिसिंग हुआ। मैंने कहा ये क्या किया है? और नहीं नहीं आपको नहीं पता। कहता मैंने कहा भाई सेक्शन 23 में लिखा हुआ है। अच्छा, हम्म। वो कहता कि वो अब मुझसे तंग आ गया, मुझे कहता कि सर आप अपना काम करें। मैंने कहा इस महीने की रिटर्न फाइल कर दो। कहता मैंने बना के मैंने दिया। मैंने कहा कि उसको चेक करो कि मैं ठीक बनाई है, उसको वकील को कहता है। जी जी। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कल। मैंने मुझे बना के दी, उसने कंसल्टेंट ने रिटर्न बना के दी, तो मुझे एक रिटर्न उन्होंने गलत बना दी सितंबर की। तो मैंने उसको काफी देर बाद जाके पकड़ा के, यार ये क्या किया, बाहर लिखा हुआ सितंबर, अंदर वो रिटर्न अगस्त की थी। मैं अच्छा यार मुझे क्यों पागल बना रहे हो, मैं तो कितनी बार उसको भेज रहा हूँ प्रिंटिंग के लिए, तो वो कह रहा है उसमें अगस्त लिखा हुआ आ रहा है। तो उसको समझाया, फिर जाके उसने दूसरे दिन सही है। मैं सर, तो खुद अभी आई आई सीखना चाह एश्योर रहा यू, हूँ। आई एश्योर हाँ। यू, आप सीखने आए हैं। आप सीख के नहीं जाएंगे, आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। मैं चला शौक से सीख रहा हूँ, और बड़ा मजा आ रहा है आपका लेक्चर देखने में। लेकिन एक चीज मुझे सर बता दें कि मैं कश्मीर में भी रिटर्न फाइल करना चाह रहा हूँ। मैंने सर इधर एफबीआर की कर दी हुई है ऑलरेडी। आप मुझसे हलफ ले लो, पोर्टल सेम ही है। बस हाँ। ये है कि उसका लिंक सेपरेट है। ठीक है। उसका हाँ जी। एलडीके कौन सा का सेपरेट है। ये जो कंसेप्ट हम पढ़ेंगे 110% डिटो अप्लाई होंगे। उन्होंने पाकिस्तान का कानून उठा के क्या किया हुआ है, अडॉप्ट। उसको कहते हैं जी जी। अडॉप्टिव इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये जी जी। जेर जबर पेश कौमा सारा कुछ सेम है वहां पे। ठीक है। सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी मैं अगर चाहूँ लेट में करूँ भी फाइलिंग, तो क्या उसमें मुझे कितने की जुर्माना कितना पड़ेगा, या क्या सिस्टम होगा उसका? और यार क्यों, थोड़ा सा वेट कर लो ना इमरान साहब, समझ लेंगे ना। हम्म। चले क्यों ठीक है। जल्दी क्यों है, सब कुछ आप भी इधर मैं भी इधर। ठीक है। चले ठीक सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हम्म। आयजा कहती हैं कि मैं लॉयर हूँ। ठीक है भाई। सर लेट रिटर्न फाइल करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, अभी नहीं आते मुझे, पढ़ूंगा फिर बताऊंगा। महरीन सैफ, महरीन ही है ना जी, महरीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मैडम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अभी मतलब न्यू हूँ, तो मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर कहाँ से मिल सकते हैं? वो आपका जो कोऑर्डिनेटर है ना, जिसको आपने फीस की स्लिप भेजी है, उसको फोन करें, वो आपको पूरा तफसील से समझा देगा। आपने ओके उसी ओके, से थैंक यू पूछना सर। था। वो तो हैरानगी ही होती ओ है कि हम सॉरी लोग सर, फीस दे के भी उनको नहीं पूछते हैं। सॉरी सर, जज़ाकल्लाह। नहीं नहीं, मुझे भी थोड़े से पैसे भेज दें, फिर मैं भी आपको बढ़ा दूंगा है। चलें जी। अभी सब कुछ पढ़ेंगे लेट फाइलर होने की वजह से क्या होता है, बट यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। ठीक है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।